Hello everyone, welcome to CBL UPSC and welcome to another edition of our weekly current affairs series for science and technology. In today's current affairs video, we'll study science and technology related current affairs from 30th June to 6th of July. Alright, so before starting discussion on various issues covering science and technology, let's take a look at the sources that we are going to cover. हमेशा की तरह हम हिंदू कवर करेंगे, इंडियन एक्सप्रेस कवर करेंगे, पीआईबी कवर करेंगे और हम साइंस मॉनिटर को कवर करेंगे विच इज अ वीकली टेलीविजन शो ऑन राज्यसभा टीवी एंड साइंस रिपोर्टर विच इज एक्चुअली अ मंथली मैगजीन विच इज रिलीज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ऑलराइट, अब सोर्सेज हो गए. अब देखते हैं हम कि आज के कौन से इश्यूज पे हम नजर डालेंगे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड फील्ड से हैं. एक तो न्यू फ्लू वायरस विद पैंडेमिक पोटेंशियल फाउंड इन चाइना. चाइना में एक और फ्लू वायरस, एक और इन्फ्लुएंजा वायरस मिला है जिसका पैंडेमिक पोटेंशियल है. अभी कोरोना वायरस का इंपैक्ट खत्म नहीं हुआ है और चाइना से एक और वायरस निकलता हुआ दिख रहा है जिसका पोटेंशियल पैंडेमिक है. पैंडेमिक पोटेंशियल का मतलब जैसे कि अभी कोरोना वायरस पैंडेमिक चल रहा है वैसा ही. ऑलराइट, नाउ दूसरा इशू क्या है? कोविड-19 रिलेटेड जो बहुत सारे अपडेट्स हैं, जैसा कि मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि कोविड-19 रिलेटेड जितनी भी डेवलपमेंट्स होती रहेंगी उन्हें भी हम कवर करते रहेंगे. तो इस हफ्ते दो डेवलपमेंट्स हुई हैं कोविड-19 से रिलेटेड. एक प्लाज्मा थेरेपी से रिलेटेड है, कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी, और दूसरा है कोवैक्सीन, कोरोना वायरस रिलेटेड वैक्सीन के बारे में कुछ न्यूज आ रही है. तो वो दोनों न्यूज हम अपनी कोविड-19 अपडेट्स में कवर करेंगे. देन नेक्स्ट इज एनुअल ट्यूबरक्यूलोसिस रिपोर्ट 2020. ये रिलीज हुई है और इस पे कई डिस्कशंस हो रही हैं. राज्यसभा टीवी पे जो साइंस मॉनिटर आता है उसमें तो काफी डिस्कशन हुई है इस पे, तो इसीलिए इसको कवर करेंगे. देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक और स्कीम निकाली है विच इज कॉल्ड एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. राइट, तो इसको कवर करेंगे. इस स्कीम में है क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अचीव क्या करना चाहती है इससे, वो देखेंगे. और एंड में हम देखेंगे डिफेंस रिलेटेड साइंस एंड टेक्नोलॉजी न्यूज. डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल हैज अप्रूव्ड न्यू वेपन्स फॉर डिफेंस ऑफ बॉर्डर्स. अभी रिसेंटली कुछ मिसाइल्स और कुछ वेपन्स ऑर्डर करे हैं डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने सो दैट बॉर्डर्स की सेफ्टी और अच्छे से एनहांस हो सके. इसको एंड में हम देखेंगे. ऑलराइट, सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन विद दिस न्यूज. न्यू फ्लू वायरस विद पैंडेमिक पोटेंशियल. ओके, चलिए. G4 फ्लू वायरस इन चाइना. अभी रिसेंटली साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने पता क्या पाया? एक नया टाइप का वायरस इमर्ज कर रहा है चाइना में जिसके चांसेस हैं कि वो भी पैंडेमिक जैसी सिचुएशन क्रिएट कर सकता है. साइंटिस्ट ने इस वायरस का नाम दिया है G4. और फ्लू वायरस क्यों लिखा है? जैसे कोरोना वायरस फ्लू लाइक सिम्टम्स देता है ना, आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इंपैक्ट करता है, वैसे ही ये जो वायरस का नया स्ट्रेन मिला है इसके भी फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं और इसके भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे इंपैक्ट होने वाले हैं. नाउ जैसे ही साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने यह कहा कि इसका भी पैंडेमिक बन सकता है, इसका भी पैंडेमिक पोटेंशियल है, पूरी दुनिया के न्यूज आउटलेट्स की इस पे नजर चलेगी और पूरी दुनिया के जितने भी मीडिया आउटलेट्स है सबने इस न्यूज को कवर करा है. हमारे यूपीएससी के लिए दो न्यूज आउटलेट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और उन न्यूज आउटलेट्स ने इन पे आर्टिकल्स दिए हैं. एक तो हिंदू ने इस पे आर्टिकल निकाला था और एक इंडियन एक्सप्रेस ने आर्टिकल निकाला था, इन आर्टिकल्स के कंटेंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे. ऑलराइट, नाउ आप ये हिंदू का आर्टिकल अगर देख सकते हो तो आप यहां पे देख सकते हो कि इन्होंने पिग की फोटो बनाई हुई है. दैट मीन्स कि ये जो नया वायरस का स्ट्रेन मिला है G4 फ्लू वायरस, ये पिग्स में पाया जाता है और इसका पैंडेमिक पोटेंशियल क्यों है? क्योंकि ये पिग से जंप करके ह्यूमंस में आ सकता है. कोरोना वायरस भी तो एनिमल से जंप करके ही ह्यूमंस में आया था, फ्रूट बैट्स वगैरह कह रहे थे. वैसे ही ये जो वायरस है ना, ये भी पिग से जंप करके ह्यूमंस में आ सकता है. अच्छा, वो वायरसेस या वो डिजीजेस जो एनिमल से जंप करके ह्यूमंस में आते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं जूनोटिक डिजीजेस. तो कोरोना वायरस भी एक जूनोटिक डिजीज है और ये जो नया वायरस का स्ट्रेन मिला है चाइना में, ये भी जूनोटिक डिजीज बना सकता है. नाउ जो वायरसेस, जो इन्फ्लुएंजा वायरस कौन सा होता है? जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इंपैक्ट करता है और फ्लू लाइक सिम्टम्स देता है, जैसे आपको फ्लू हो गया. नाउ ये जो नया फ्लू वायरस मिला है G4 फ्लू वायरस, ये पिग से आया है एंड पिग से जो फ्लू लाइक सिम्टम्स वाले वायरस आते हैं उन्हें हम कहते हैं स्वाइन फ्लू. हम उन्हें स्वाइन फ्लू की कैटेगरी में डाल देते हैं. ठीक है, तो हमने ये जो वायरस मिला है ना, इसे भी साइंटिस्ट ने स्वाइन फ्लू की कैटेगरी में डाला है. स्वाइन फ्लू आपने सुना होगा, 2009-10 में बहुत ज्यादा केसेस बढ़ गए थे इंडिया में. 2009-10 में तो पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा केसेस बढ़ गए थे. पूरे वर्ल्ड में 2009 में स्वाइन फ्लू के केसेस थे कुछ 30,000 और
और इसीलिए WHO ने स्वाइन फ्लू को पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया था 2009 में। तो स्वाइन फ्लू के पैंडेमिक लाइक पोटेंशियल है, स्वाइन फ्लू पैंडेमिक कॉज कर सकता है, राइट? इसीलिए लोग डर रहे हैं इस G4 फ्लू वायरस से। ना ये जो G4 फ्लू वायरस है ना, ये इसी स्वाइन फ्लू वायरस जो 2009 में हुआ था, इसी का एक वेरिएंट है। वेरिएंट मतलब उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, पर ब्रॉडर फीचर्स इसी के ही हैं। तो 2009 का जो फ्लू वायरस था, स्वाइन फ्लू वायरस, बिल्कुल वैसा ही, बस थोड़े से डिफरेंसेस के साथ, यानी कि वेरिएंट है G4 फ्लू वायरस। क्लियर? अब साइंटिस्ट ने कैसे पाया, ये नया वायरस ढूंढा कैसे, हुआ पता है क्या था? 2009 में जो स्वाइन फ्लू का पैंडेमिक आया था, उसके बाद ना साइंटिस्ट की नजर पड़ गई थी स्वाइन फ्लू पे। स्वाइन फ्लू को वो स्टडी करना चाहते थे ना। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पिग्स की पॉपुलेशन कहां है? चाइना में। इसलिए साइंटिस्ट ने डिसाइड करा कि चाइना में जितनी भी पिग्स की पॉपुलेशन है ना, उनको सर्वेलेंस पे डाल देते हैं, उनमें चेक करते हैं कि वायरस का स्ट्रेन है या नहीं है। तो साइंटिस्ट ने ना कुछ सेंटर्स पकड़े चाइना में जहां पे पिग्स को डोमेस्टिकेट किया जाता है, जहां उन्हें एनिमल रेयरिंग के लिए यूज किया जाता है। वहां पे साइंटिस्ट ने उन पिग्स को ना सर्वेलेंस पे लगाया और चेक करा कि कितने कितने पिग्स को फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं, उनको इन्फ्लुएंजा हुआ है। उस स्टडी के नतीजे जो निकले हैं ना, उससे पता चला है कि स्वाइन फ्लू का एक नया वेरिएंट आ गया है, G4 फ्लू वायरस। क्लियर? ये जो स्टडी करी थी ना, ये 2011 में स्टार्ट कर दी थी और 2018 तक चली थी। इतने जो 8 साल हमने स्टडी करी है ना साइंटिस्ट ने, उसका नतीजा ये है कि ये नया फ्लू वायरस आ गया है। अच्छा, साइंटिस्ट ने पता क्या पाया है? साइंटिस्ट ने पाया है कि ये जो पिग्स को इफेक्ट कर रहा है ना इन्फ्लुएंजा वायरस, ये ह्यूमंस में भी ट्रांसमिट हो सकता है। ये जो G4 वेरिएंट आया है ना नया इस स्वाइन फ्लू का, ये ह्यूमंस में भी ट्रांसमिट हो सकता है और तभी जूनोटिक डिजीज है और हमारे लिए डरने की बात है। अब साइंटिस्ट को ये कैसे पता चला कि पिग से ह्यूमंस में जा सकता है? वो जो स्वाइन इंडस्ट्री थी, स्वाइन इंडस्ट्री मतलब पिग्स की इंडस्ट्री, जिसको सर्वेलेंस पे लगाया हुआ था, पाया ये गया कि वो जो पिग्स को हैंडल करने वाले वर्कर्स थे ना, उनकी बॉडी में भी ये स्ट्रेन पाया गया। दैट मीन्स पिग से ये ह्यूमंस में चला गया। किन ह्यूमंस में? जो पिग्स के ज्यादा प्रॉक्सिमिटी में थे, राइट? एक बारी नजर डाल लेते हैं स्टडी क्या थी। साइंटिस्ट फ्रॉम चाइना व्हिच हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ पिग्स इन द वर्ल्ड have identified a recently emerged strain of influenza virus. Influenza virus वही होते हैं जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करते हैं और आपको फ्लू लाइक सिम्टम्स देते हैं। कोरोना वायरस भी इन्फ्लुएंजा वायरस है। That has recently infected workers in the swine industry, मतलब पिग्स की इंडस्ट्री को चाइना में पाया गया है। The name of the virus is G4EA-H1N1। अच्छा, जो टेक्निकल नेम है ना स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस का, जो स्वाइन फ्लू का वायरस है, उसका जो टेक्निकल नेम है उसे हम H1N1 वायरस कहते हैं। ये जो नया वेरिएंट मिला है ना स्वाइन फ्लू वायरस का, उसका नाम इन्होंने दिया है G4EA-H1N1। ये EA वर्ड की क्या सिग्निफिकेंस है अभी थोड़ी देर में देखते हैं, राइट? The name of the virus is this and it is variant of the swine flu virus strain that caused 2009 flu pandemic. ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। The scientists identified the virus through surveillance of influenza viruses in pigs. ये भी अभी मैंने बताया। They carried out from 2011 to 2018 in 10 provinces in China. ठीक है, और ये जो स्टडी थी ना, ये जो 2011 से लेके 2018 तक की स्टडी थी, इसे पब्लिश किया गया है एक अमेरिकन साइंस जर्नल में। उस साइंस जर्नल का नाम क्या है? The study was published in the US Science Journal, Proceedings of the National Academy of Sciences, PANS, ये जर्नल का नाम है। क्लियर? ठीक है, अब थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं स्वाइन फ्लू वायरस की, या थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं वायरसेस की ही। क्लियर? ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है, तभी आपको समझ आएगा कि ये G4 वायरस है, ये डेंजरस क्यों है। होता क्या है ना कि एक जो वायरस होता है वो कुछ नहीं है, जो आपके जीन्स है ना, जो आपका डीएनए है, वो जिस मटेरियल से बनता है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह, जेनेटिक सीक्वेंस जो होता है आपके जीन्स का, उसी का वायरस बना होता है। वायरस में सिर्फ डीएनए सीक्वेंस या जेनेटिक सीक्वेंस होता है और कुछ नहीं होता। ठीक है, नाउ लेट्स सपोज ये एक वायरस है और ये इसका एक जेनेटिक सीक्वेंस है, डीएनए सीक्वेंस है। ठीक है, नाउ एग्जांपल के तौर पे मैं कह देता हूं, ये जो वायरस है ना आपका, ये है आपका स्वाइन फ्लू का वायरस। अच्छा, जो वायरस पिग्स को इन्फेक्ट करता है उसे हम कहते हैं स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, अब ये जो वायरस है ना,
ये सिर्फ पिग्स को इन्फेक्ट करता है, ये ह्यूमंस को इन्फेक्ट ही नहीं कर सकता। बट अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला है कि जो जूनोटिक डिजीजेस होते हैं वो एनिमल से जंप करके ह्यूमंस में आ जाते हैं। तो ये वायरस जिसकी स्पेसिफिसिटी यही है कि ये पिग्स को इन्फेक्ट करेगा, ये ह्यूमंस में कैसे जंप कर जाता है? इसका जवाब निकलता है एक प्रॉपर्टी होती है वायरस की, उसमें वायरस की एक प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं रीअसॉर्टमेंट। वायरसेस जनरली पता क्या करते हैं? रीअसॉर्टमेंट। अब ये एक वायरस है जो सिर्फ पिग्स को इन्फेक्ट करता है, पिग्स को कोल्ड वाले, फ्लू वाले सिम्टम्स दे देता है। एक और वायरस है जो ह्यूमंस को फ्लू लाइक सिम्टम्स दे देता है, उसे हम कह देते हैं ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस, लेट्स सपोज। ठीक है जी, तो ये ह्यूमंस को इन्फेक्ट करेगा, ये पिग्स को इन्फेक्ट करेगा। अब होता पता क्या है, ह्यूमंस और पिग्स आपस में काफी ज्यादा मिलते जुलते रहते हैं, प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं। क्यों? क्योंकि पिग्स को डोमेस्टिकेट करते हैं ह्यूमंस। ये जो मीट की इंडस्ट्री है, बेकन की इंडस्ट्री है, पिग्स को भी डोमेस्टिकेट किया जाता है। और पिग्स को डोमेस्टिकेट करने वाले कुछ वर्कर्स होते हैं, यानी कि ह्यूमंस पिग्स के कांटेक्ट में आते रहते हैं। अब मान लो ह्यूमन को ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस हो रखा है, पिग्स को स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस हो रखा है। होगा पता क्या, ये दोनों के वायरसेस ना शायद मिल जाएंगे। होगा क्या कि ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस का ना एक छोटा सा जेनेटिक स्ट्रेन, डीएनए स्ट्रैंड, डीएनए या जेनेटिक सीक्वेंस, पूरा का पूरा डीएनए नहीं या पूरा का पूरा जेनेटिक सीक्वेंस नहीं, एक उसका छोटा सा स्ट्रेन आके इसमें मिल जाएगा, स्वाइन फ्लू के वायरस में। ठीक है, अब ये जो पहले वाला वायरस था ये सिर्फ पिग्स को इन्फेक्ट कर सकता था, पर जैसे ही इसमें ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस का छोटा सा स्ट्रेन इसमें चला गया, ये एक नया वेरिएंट बन गया। वेरिएंट वर्ड याद रखना, ये जो नया वेरिएंट होगा ना, इसमें ज्यादातर जो जेनेटिक सीक्वेंस है वो तो स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस की होगी, थोड़ी सी जेनेटिक सीक्वेंस इसमें ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस की होगी। उससे होता क्या है, ये जो नया वेरिएंट है ना, जिसमें थोड़ा सा जेनेटिक सीक्वेंस ह्यूमंस का है, अब ये जो नया वायरस है ना, इसकी कैपेबिलिटी है कि ये ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट कर दे। ये वाला जो वायरस था ये ह्यूमंस को इन्फेक्ट नहीं कर सकता था, बट ये जो नया है जिसमें ह्यूमंस का भी आ गया है थोड़ा सा जेनेटिक सीक्वेंस, अब ये ह्यूमंस को इन्फेक्ट कर सकता है। अब ये जो प्रॉपर्टी होती है ना वायरस की, कि दोनों का जो मटेरियल है वो मिक्स हो जाए, इसका मटेरियल और इसका मटेरियल मिक्स हो गया, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं रीअसॉर्टमेंट। अगर स्वाइन फ्लू का वायरस में कैपेबिलिटी है रीअसॉर्टमेंट की, तो ये ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस से कंबाइन हो जाएगा और ह्यूमंस में भी इन्फेक्ट होना शुरू हो जाएगा। एंड दैट इज व्हाई दिस वायरस becomes into this and this virus causes a disease which is called zoonotic disease, है ना? zoonotic disease कौन सा हुआ? जो जंप कर गया ना, मेक सेंस? तभी स्वाइन फ्लू जो है वो जंप कर गया ह्यूमंस में 2009 में, और कोरोना वायरस भी जंप कर जाता है, क्योंकि कोरोना वायरस में भी जो फ्रूट बैट्स या बैट्स वगैरह को होता था, उसके पास भी रीअसॉर्टमेंट की प्रॉपर्टी थी, तो उसने भी थोड़ा सा कॉम्बिनेशन लिया, अब उसके पास ह्यूमंस की भी इंफॉर्मेशन आ गई, अब वो ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट कर सकता है। इसीलिए ये याद रखना, ये वर्ड याद रखना, रीअसॉर्टमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर डिजीजेस जंपिंग फ्रॉम वन स्पीशीज टू अनदर स्पीशीज, रीअसॉर्टमेंट की वजह से होता है, राइट? अब एक और चीज ध्यान से सुनना, हम देखेंगे वो जो G4EA लिखा हुआ था ना, उस EA का मतलब क्या है। जो 2009 में आया था ना, जो 2009 में स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस था या स्वाइन फ्लू था, उसमें रीअसॉर्टमेंट हुई थी। अब वो रीअसॉर्टमेंट कैसे हुई थी? उसमें एक तो स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस की रीअसॉर्टमेंट हुई थी। ठीक है ना, ध्यान से सुनना, जो 2009 में हमारे ग्लोबल पैंडेमिक हुआ है स्वाइन फ्लू का, वो फैल कैसे गया, ह्यूमंस में कैसे चला गया? एक तो अमेरिका के जो पिग्स थे ना, उनको इन्फ्लुएंजा वायरस जो हुआ था, उसे हम कहते हैं स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस। अच्छा, इसी स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस जो अमेरिका के पिग्स थे, उसी में ही छोटा सा जेनेटिक सीक्वेंस मिक्स हो गया यूरोप और एशिया के पिग्स का। ठीक है, यूरोप और एशिया के पिग्स का भी जेनेटिक सीक्वेंस इस अमेरिकन पिग्स वाले वायरस में मिक्स हो गया। ठीक है, यूरोप और एशिया। ठीक है, प्लस यही नहीं खत्म हुआ, इसमें एक और जेनेटिक सीक्वेंस किसी और वायरस का मिक्स हो गया। आपने सुना है बर्ड फ्लू? बर्ड फ्लू को हम कहते हैं एवियन इन्फ्लुएंजा। ये बर्ड्स को इंपैक्ट करता है। ठीक है,
तो एक तो अमेरिकन पिग्स का वायरस हो गया स्वाइन फ्लू, उसमें छोटा सा कंपोनेंट, डोमिनेंट कंपोनेंट अमेरिकन पिग्स वाला ही है, छोटा सा कंपोनेंट यूरोप और एशिया के पिग्स का आ गया, छोटा सा कंपोनेंट बर्ड्स के एवियन इन्फ्लुएंजा का आ गया, और छोटा सा ही कंपोनेंट आपका आ जाता है ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस का। ठीक है, ये कंपोनेंट आने के बाद ये ह्यूमंस में भी चला जाएगा। ठीक है, अब जो 2009 का स्वाइन फ्लू वायरस था ना, उनमें ये चारों एडेड थे, मतलब डोमिनेंट सीक्वेंस अमेरिकन पिग्स का था, छोटा सा इनका चला गया, थोड़ा सा इनका चला गया, थोड़ा सा इनका चला गया। तभी जो 2009 में स्वाइन फ्लू पैंडेमिक हुआ था ना, वो जो वायरस था उसको हम कहते हैं क्वाड्रुपल असॉर्टेंट, रीअसॉर्टेंट। ठीक है, क्वाड्रुपल रीअसॉर्टेंट। क्वाड्रुपल रीअसॉर्टेंट का मतलब क्या होगा? असॉर्टेंट आपको पता है, असॉर्टमेंट का प्रिंसिपल मिक्स होना। क्वाड्रुपल क्यों? 4 वायरसेस का मिक्सिंग के बाद ये बना, दैट इज व्हाई क्वाड्रुपल असॉर्टेंट। तो 2009 में जो वायरस आया था वो क्वाड्रुपल असॉर्टेंट था। अब हम आ जाते हैं इसका नाम कहां से आया, ध्यान से सुनना। जैसा कि आप जानते हो कि 2009 का जो वायरस था स्वाइन फ्लू वायरस, पहली बात तो जो स्वाइन फ्लू का वायरस होता है उसका नाम होता है H1N1। अच्छा, जो 2009 का वायरस था उसमें यूरोपियन पिग्स और एशियन पिग्स थे, उसे हम कह देते हैं यूरेशियन पिग्स थे। और एक बर्ड फ्लू भी था उसमें, बर्ड फ्लू का भी था, तो हम डाल देते हैं एवियन इन्फ्लुएंजा। ठीक है, और फिर हमने G4 डाल दिया। तो ये जो था, ये वायरस का जो कॉम्बिनेशन था, ये 2009 में इसने पैंडेमिक करा है। और अब इसका जो नया वेरिएंट आ गया जिसकी वजह से आपने G4 नाम ऐड कर दिया, ये आज का वेरिएंट है। दैट इज व्हाई आज जो वायरस डिस्कवर हुआ है उसका नाम है G4EA-H1N1। H1 स्टैंड्स फॉर स्वाइन फ्लू, EA स्टैंड्स फॉर यूरेशियन, यूरोप प्लस एशिया, यूरेशियन, और A स्टैंड्स फॉर एवियन, राइट। और G4 वेरिएंट है, तभी कहते हैं 2009 का जो स्वाइन फ्लू था उसका वेरिएंट है G4। मेक सेंस? ठीक है, चलिए यही चीज रीड कर लेते हैं। खैर, जस्ट अ सेकेंड। नाउ अब हम आ जाते हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये जो वायरस है इसका पैंडेमिक पोटेंशियल है? वेल, बहुत सारे रीजंस हैं। एक, ये जो नया स्ट्रेन मिला है इसमें रीअसॉर्टमेंट कैपेबिलिटीज हैं। ठीक है, अगर रीअसॉर्टमेंट कैपेबिलिटी है दैट मींस ये जंप कर सकता है फ्रॉम पिग्स टू ह्यूमंस, और स्टडी में पाया गया कि ये जंप भी कर गया स्वाइन इंडस्ट्री के वर्कर्स में। क्लियर। दूसरा, ये जो वायरस है ना, ये आपकी बॉडी में ह्यूमंस के सेल्स में रिप्रोड्यूस भी कर सकता है। ह्यूमंस का जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है ना, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, उसकी जो लाइनिंग होती है वो लाइनिंग बनी होती है एपिथेलियल सेल्स की। तो ये जो G4 स्ट्रेन है ना, ये उन सेल्स में एंटर भी कर सकता है और रेप्लिकेट भी कर सकता है, तो इंफेक्शन फैला सकता है। तीसरा जो स्टडी में ये पाया गया जिसकी वजह से डर है कि पैंडेमिक हो जाए, वो ये है कि जैसे कोरोना वायरस है ना आपका, अब कोरोना वायरस आपको पता होगा, कोरोना वायरस की शक्ल कुछ ऐसी सी थी, राइट, और ये कांटे से बने हुए थे उसमें, राइट। ये जो कांटे थे ना कोरोना वायरस के, इन्हें हम कहते थे स्पाइक प्रोटीन। ठीक है, ये जो स्पाइक प्रोटीन था ना, ये आपका जो सेल होता है ना, सेल का जो मेम्ब्रेन होता है, कवरिंग, उस पे एक प्रोटीन रहता है ACE2। ठीक है, अगर ये ACE2 प्रोटीन ना हो ना, तो ये जो कोरोना वायरस है ये आपके सेल में एंटर ही ना कर सके। होता क्या है, ये जो स्पाइक प्रोटीन है ये इस ACE2 प्रोटीन जो आपके सेल में पाया जाता है उसके साथ बाइंड कर जाता है और अंदर आ जाता है। नाउ साइंटिस्ट कहते हैं कि ये जो G4 फ्लू वायरस है ना, इसमें भी बाइंडिंग कैपेबिलिटीज हैं विद योर सेल, तो ये भी आपके सेल में प्रवेश कर सकता है, एंटर कर सकता है। इसीलिए डर है कि ये पैंडेमिक बन सकता है, क्योंकि ह्यूमंस में ये अच्छे से फैल सकता है। यही चीज पढ़ लेते हैं एक बारी। Why does G4EA-H1N1 virus has pandemic potential? G4 strain has the capability of binding to human type receptors. ये जो ACE2 है ना, इसे रिसेप्टर कहते हैं, तो ह्यूमन टाइप रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर सकता है, लाइक SARS-CoV-2 binds with ACE2। ठीक है, इट इज एबल टू रेप्लिकेट इटसेल्फ, मतलब रिप्रोड्यूस कर सकता है इन ह्यूमन एयरवे, यानी कि आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ह्यूमन एयरवे एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स कौन से होते हैं? जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, उसकी जो लाइनिंग है वो एपिथेलियल सेल्स की बनी हुई है, राइट।
इट शोड इफेक्टिव इन्फेक्टिविटी एंड एरोसॉल ट्रांसमिशन, यानी कि किसी के छींकने खांसने से फैल सकता है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एंथनी फाउची कोरोना वायरस पैंडेमिक को मॉनिटर कर रहे हैं, वो हेड अथॉरिटी हैं जो चेक कर रहे हैं कोविड-19 पैंडेमिक इन अमेरिका। एंथनी फाउची कहते हैं द वायरस इज एग्जिबिटिंग रीअसॉर्टमेंट कैपेबिलिटीज हमने देख लिया। अगर इस वायरस में रीअसॉर्टमेंट कैपेबिलिटी है तो ये उत्पात मचा सकता है, राइट। सो फार इट हैज इन्फेक्टेड सम स्वाइन वर्कर्स, ह्यूमंस तक तो जा चुका है। These swine workers have shown elevated seroprevalence. अच्छा, ये कैसे पता चला कि ये जो स्वाइन फ्लू का वायरस है ये ह्यूमंस में भी जा चुका है? होता पता क्या है, आपकी बॉडी में जब कोई वायरस या बैक्टीरिया अटैक करता है ना, आता है, तो आपकी बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है, वापस उस पैथोजन पे या जर्म पे अटैक करता है ना। आपकी जो बॉडी है ना वो एंटीबॉडीज भेजनी शुरू करती है। एंटीबॉडीज आर जस्ट लाइक वॉरियर्स फाइटिंग दीज वायरसेस और बैक्टीरिया, राइट। जब वायरस और बैक्टीरिया डिफीट हो जाता है तो नेक्स्ट 3 हफ्ते तक, जब आपका इंफेक्शन खत्म हो गया, नेक्स्ट 3 to 4 वीक्स तक यही एंटीबॉडीज आपके ब्लड में रहती हैं। अब साइंटिस्ट पता क्या करते हैं, साइंटिस्ट ने क्या करा, इन्हीं स्वाइन वर्कर्स का ना ब्लड सैंपल ले लिया और उसमें देखा कि काफी ज्यादा एंटीबॉडीज बढ़ी हुई थी और उस टाइप की एंटीबॉडीज थी जो स्वाइन फ्लू से टैकल करती हैं, स्वाइन फ्लू वायरस से लड़ती हैं। तो साइंटिस्ट ने जब इन वर्कर्स का ब्लड सैंपल निकाला, उन्होंने देखा कि वो एंटीबॉडीज हैं स्पेसिफिक जो स्वाइन फ्लू वायरस को अटैक करती हैं। उससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि हां, इन वर्कर्स को भी कभी स्वाइन फ्लू इंफेक्शन हुआ था। नाउ ये जो स्टडी होती है ना, वेयर यू चेक एंटीबॉडीज इन अ ब्लड सैंपल, इसे हम कहते हैं सीरो प्रेवलेंस स्टडी, SERO प्रेवलेंस, सीरो प्रेवलेंस स्टडी। ऑलराइट, एंड लास्ट, the research found that 10.4% of the workers tested positive for H1N1। जितने भी वर्कर स्वाइन इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, 10% वर्कर्स पॉजिटिव पाए गए फॉर दिस वायरस। तो इसीलिए ह्यूमंस में जा सकता है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो सकता है या नहीं, पिग्स टू ह्यूमन तो हो गया, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो सकता है नहीं, इस पे अभी कोई वो नहीं आई है, मतलब पुष्टि नहीं आई है। दैट मीन्स कोई प्रॉपर तरीके से नहीं कह सकता, कोई रिसर्च कंफर्म नहीं करती है, इस पे कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है। बट जो 2009 वाला स्वाइन फ्लू पैंडेमिक था ना, उसमें ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन पॉसिबल था। तो अभी लोग डर रहे हैं कि इसमें भी ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन पॉसिबल है, और अगर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन पॉसिबल है फिर तो भाई ये भी पैंडेमिक बन सकता है। मेक सेंस? चलिए, व्हाट शुड वी डू नेक्स्ट, हमें क्या करना चाहिए? साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और बहुत सारे मेडिकल प्रोफेशनल्स ने कहा है कि हमें ये स्टेप्स लेने चाहिए। सबसे पहले तो कंट्रोल द प्रिवेलिंग G4EA-H1N1 वायरस इज इन पिग। ये जो पिग्स में वायरसेस हो चुके हैं, इनको ट्रीट करो पिग्स को, और इनमें G4 ये जो वायरस है इसको कम करो, क्योंकि जितना पिग्स में कम होगा उतना ही ह्यूमंस में कम ट्रांसमिशन होने के चांसेस हैं। मेक सेंस? तो सबसे पहले कंट्रोलिंग द प्रिवेलिंग वायरसेस इन पिग्स, देन क्लोज मॉनिटरिंग इन ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशंस में क्लोज मॉनिटरिंग होनी चाहिए। क्लोज मॉनिटरिंग का मतलब चेक करते रहो, ढीला नहीं छोड़ना, प्रॉपर चेक करते रहना है। कोरोना वायरस में जो हमने गलती करी है, कोविड-19 पैंडेमिक में जो गलतियां करी है वो रिपीट ना करो। क्लोज मॉनिटरिंग करो, और जरा सा आपको खतरा लगे तो अर्ली वार्निंग सिग्नल्स दे दो ताकि सारी कंट्रीज प्रिपेयर कर सके। Then countries should implement their own disease surveillance system. हर कंट्री अपने डिजीज सर्वेलेंस मैकेनिज्म चलाए, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स पहले से ही इन प्लेस डाल दे। अच्छा, जितनी भी कंट्रीज हैं वो आपस में कोलैबोरेशन करके भी एक अर्ली वार्निंग सिस्टम बना सकते हैं जो पूरे ग्लोबल अर्ली वार्निंग सिस्टम होगा, राइट। हर कंट्री का अपना है पर एक ग्लोबल भी होना चाहिए। अच्छा, ऑलरेडी ऐसे ग्लोबल अर्ली वार्निंग सिस्टम एग्जिस्ट करता है जिसे चलाता है WHO। ग्लोबल हेल्थ मैकेनिज्म्स लाइक WHO's Global Outbreak Alert and Response Network GOARN should be activated. Already pandemics या बड़े बड़े diseases पे अर्ली वार्निंग देना या अलर्ट जारी करने का काम WHO कर रहा है through its this organization. Make sense? More research and close studying of the pathogen, और रिसर्च होनी चाहिए इस वायरस की, shall yield valuable information on transmission and behavior. ठीक है, ये ट्रांसमिट कैसे होता है, इस वायरस का बिहेवियर कैसा है, ये और स्टडी करके ही पता चलेगा, तो वो और स्टडी जारी रखनी चाहिए। ऑफ द ऑर्गेनिज्म, गिविंग ह्यूमंस अर्ली लेसन्स इन इट्स प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। ऑलराइट, अब थोड़ा सा जान लेते हैं स्वाइन फ्लू के बारे में। वैसे तो आपको आइडिया हो गया स्वाइन फ्लू के बारे में, उसके वायरस के बारे में, पर ये स्वाइन फ्लू से कौन से सिम्टम्स होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। ऑलराइट,
What is swine flu? According to US Center for Disease Control and Prevention CDC, swine flu is a respiratory disease, है ना, respiratory tract को impact करता है. Swine flu is a respiratory disease of pigs caused by type A influenza virus. Influenza virus कौन सा होता है? जो आपके respiratory tract को impact करता है और flu-like symptoms देता है. तो ये type A influenza virus है जो swine flu cause करता है. It causes outbreaks of influenza in pigs. ये सिर्फ pigs में होता है. There are different subtypes and strains of swine influenza virus. मतलब इसके बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, है ना. ये तो ब्रॉड कैटेगरी है, इसके स्पेसिफिक और बहुत सारे वेरिएंट्स हैं. जो G4 वायरस है वो एक वेरिएंट ही है, स्ट्रेन ही है. Humans typically do not get affected by this virus. Generally humans को इफेक्ट नहीं होता है, बट अगर रीअसॉर्टमेंट पॉसिबल हो तो ह्यूमंस में भी हो जाएगा. मेक सेंस? जनरली ह्यूमंस में कब होगा? जब एक वेरिएंट बनेगा रीअसॉर्टमेंट के बाद और ह्यूमंस और पिग्स ज्यादा प्रॉक्सिमिटी में होंगे, तभी हो सकता है पॉसिबल. अगर दूर दूर रहते हैं दोनों तो जूनोटिक डिजीजेस होंगे ही नहीं. अभी पता क्या हो रहा है? जूनोटिक डिजीजेस बढ़ते क्यों जा रहे हैं? बिकॉज ये जो मीट की इंडस्ट्री है ना, इस वजह से ह्यूमंस और एनिमल्स कांटेक्ट में ज्यादा आ रहे हैं. कांटेक्ट में ज्यादा आ रहे हैं तो वायरसेस में रीअसॉर्टमेंट हो रही है, और रीअसॉर्टमेंट हो रही है तो जंप कर रहे हैं वायरसेस फ्रॉम वन स्पीशीज टू ह्यूमन स्पीशीज. ठीक है, तो ये चीज है. ह्यूमंस टिपिकली डू नॉट गेट अफेक्टेड बाय दिस वायरस. व्हेन दे डू मतलब जब होते हैं, इट इज कॉल्ड वेरिएंट इन्फ्लुएंजा वायरस. वैसे जो पिग्स को इन्फेक्ट करता है ना वायरस, उसे हम कहते हैं स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस. बट जो उसका वेरिएंट होता है जो ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट कर सकता है बिकॉज ऑफ क्या? रीअसॉर्टमेंट, उसे हम कहते हैं वेरिएंट इन्फ्लुएंजा वायरस. ऑलराइट, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इन्वॉल्व्स कोविड-19 अपडेट्स. पिछले पास्ट वीक में कोविड-19 से रिलेटेड जो जो अपडेट्स हुई हैं उनको डिस्कस करेंगे इस सेगमेंट में. ऑलराइट, तो दो मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं कोविड-19 से रिलेटेड. एक, आप सबने सुना होगा कि कोविड-19 कोरोना वायरस के लिए इंडिया की एक वैक्सीन डेवलप हो रही है जिसका नाम है कोवैक्सीन. राइट, इसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, क्या क्या बातें हैं, कब इसे लॉन्च किया जाएगा, वो डिस्कस करेंगे. और एक कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी से रिलेटेड न्यूज बहुत आ रही है. दिल्ली ने पहला प्लाज्मा बैंक बनाया है फॉर कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी. कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी कोरोना वायरस के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए काफी काम हो आ सकती है. ऑलराइट, तो ये दोनों न्यूज को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कोवैक्सीन को. कोवैक्सीन, ये एक्सप्लेन्ड हेल्थ जो है ना, ये इंडियन एक्सप्रेस की सीरीज है एक्सप्लेन्ड. आप वहां जाके भी पढ़ सकते हो, और हिंदू में भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं. नाउ, इंडिया में एक कंपनी है भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी. इन दोनों ने मिलके एक नई वैक्सीन निकाली है जिसका नाम इन्होंने रखा है कोवैक्सीन. नाउ, इन्होंने ना इंडियन गवर्नमेंट के पास जाके इस कोवैक्सीन, ये जो वैक्सीन है कोरोना वायरस की, इसके क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए परमिशन मांगी है, और इंडियन गवर्नमेंट ने इसके क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए परमिशन दे भी दी है. राइट नाउ, ये जो इंस्टीट्यूट, ये जो कंपनी है ना भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ये कोलैबोरेट कर रहे हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ भी, ICMR के साथ. तो ये तीन पार्टीज कोलैबोरेट कर रहे हैं, BBIL भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, और थर्ड है ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च. नाउ, इनकी कोलैबोरेशन से कोवैक्सीन निकली है. इंडियन गवर्नमेंट ने इन्हें क्लिनिकल ट्रायल के लिए अप्रूवल दे दिया है और इन्होंने फेज 1 और फेज 2 के क्लिनिकल ट्रायल में एंट्री ले ली है. अब ये जुलाई के मिड से स्टार्ट कर देंगे फेज 1 और फेज 2 ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स. बट कंट्रोवर्सी पता कहां आ रही है? इन्होंने ये बोला है और ICMR ने ये क्लेम करा है कि हम सारे क्लिनिकल ट्रायल्स बड़ी जल्दी कर लेंगे, बहुत जल्दी कर लेंगे, और बाय अगस्त 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे को हम ये लॉन्च भी कर देंगे. अब जैसे ही इन्होंने ये न्यूज दी ना ICMR ने कि 15 अगस्त को ये नई वैक्सीन लॉन्च हो रही है इंडिया की, वैसे ही बहुत सारे साइंटिस्ट और बहुत सारे रिसर्चर्स और बहुत सारे फार्मा कंपनी में काम करने वाले जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये गलत बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता. क्लिनिकल ट्रायल का जो फेज है वो बहुत लंबा चलता है. ऐसा कैसे आप कर सकते हो कि एक ही महीने में आप सारे क्लिनिकल ट्रायल कर लो और अप्रूवल दे दो और मार्केट में वैक्सीन भी उतार दो? जरूर दाल में कुछ काला है. राइट, और इसीलिए ये इशू कंट्रोवर्शियल भी हो गया है. हम ज्यादा कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ेंगे, हम ये देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह में. बट सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये कोवैक्सीन है क्या, करती क्या है. राइट, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन. सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अप्रूवल देती है किसी भी ड्रग को, किसी भी मेडिसिन को लॉन्च होने के लिए
या क्लिनिकल ट्रायल के लिए भी। तो अगर किसी मेडिसिन का क्लिनिकल ट्रायल करवाना है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से अप्रूवल लेना पड़ेगा। नाउ CDSCO हैज अलाउड भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड टू कंडक्ट ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर कोवैक्सीन। ठीक है, अलाउ कर दिया है। द वैक्सीन इज डेवलप्ड बाय BBIL इन कोलैबोरेशन विद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, पुणे में है, एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इनके साथ कोलैबोरेशन में ये कर रहे हैं। कोवैक्सीन इज एन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। ये पॉइंट पढ़ लेते हैं फिर मैं समझाता हूं। कोवैक्सीन इज एन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन एंड देयरफॉर once injected into a human being, it has no potential to infect or replicate since it is a killed virus. Now, vaccines generally करती क्या है? वैक्सीन का मेजर पर्पस पता क्या है? वैक्सीन का मेजर पर्पस है कि आपको इम्यूनिटी प्रदान की जाए, आपको इम्यूनिटी दी जाए ताकि फ्यूचर में आपको डिजीज ना हो। राइट इंडिया में BCG वैक्सीन है, इंडिया में पोलियो के लिए वैक्सीन है। वैक्सीन का पर्पस क्या है कि अगर आपको एक बारी वैक्सीन दे दी गई, अब आपकी बॉडी इम्यून हो गई, अब वो वायरस आपकी बॉडी में आएगा तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता आपका। राइट पोलियो की भी वैक्सीन होती है। राइट तो वैक्सीन का मेजर पर्पस है कि इम्यूनिटी दी जाए, और अगर कोरोना वायरस की वैक्सीन सबको लग जाती है तो किसी को कोरोना वायरस ही नहीं होगा। मेक सेंस? नाउ ये वैक्सीन आपकी बॉडी में इम्यूनिटी कैसे जनरेट करती है? जनरली स्टैंडर्ड तरीका पता क्या होता है? आप क्या करते हो, वायरस को ना इनएक्टिवेट कर देते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में कोरोना वायरस है, आप कोरोना वायरस लेते हो, उसे इनएक्टिवेट कर देते हो, यानी कि मार देते हो। फिर उसके बाद आप उसे ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट करते हो। अब जैसा थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, आपकी बॉडी में अगर कोई वायरस बैक्टीरिया एंटर करता है तो आपकी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स आता है, आपकी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, और वो एंटीबॉडीज आपको इम्यूनिटी देती हैं। राइट अब क्या होगा कि जैसे ही आपकी बॉडी में ये वायरस आएगा, ये डेड वायरस आएगा। अच्छा, डेड करके क्यों डाल रहे हैं? अगर लाइव वायरस डाल दिए तो आपको बीमार कर रहे हैं, तो इसीलिए आपकी बॉडी में डेड वायरस डाल देते हैं। आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, इम्यूनिटी रिस्पॉन्स, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करनी शुरू कर देती है। जैसे ही आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती है ना, आपकी बॉडी को सिग्नल मिल जाता है। आपकी बॉडी को क्या सिग्नल मिल जाता है? कि ये एक वायरस है जो खतरा है, इसलिए फ्यूचर में कभी ये आए तो इस टाइप की एंटीबॉडी आपने बनानी है। अब आपकी बॉडी की मेमोरी में चला गया, आपके ब्लड के जो सेल्स हैं उनकी मेमोरी में चला गया कि इस वायरस के खिलाफ कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करनी है। तो फ्यूचर में अगर आप कोरोना वायरस से इन्फेक्ट होते हो तो आपकी बॉडी फटाफट ही एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने लग जाएगी और आपको कोरोना वायरस से डिजीज होगा ही नहीं। ये काम होता है। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो कोवैक्सीन है ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, मतलब इसमें कोरोना वायरस को मार के डेड वायरस, किल्ड वायरस आपकी बॉडी में डालते हैं, बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स आता है, इम्यून रिस्पॉन्स आता है तो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज आ जाती हैं विद अ मेमोरी कि इस वायरस से ऐसे निपटना है, और आपको कभी फ्यूचर में कोरोना वायरस होगा नहीं, फ्यूचर में कोविड-19 डिजीज नहीं होगा और आप इम्यून हो जाओगे। राइट अच्छा, इनएक्टिवेटेड क्यों डाल रहे हैं? अगर एक्टिवेटेड डाल देंगे, लाइव वायरस डाल देंगे तो उससे क्या होगा? आप बीमार हो जाओगे। तो बीमार करके थोड़ी किसी को इम्यून करना है, इसीलिए आप डेड डाल रहे हो। डेड से एक और फायदा है, अगर जिंदा वायरस आपकी बॉडी में जाएगा तो वो मल्टीप्लाई भी करना शुरू कर देगा। ये मल्टीप्लाई नहीं करेगा, ये बस आपकी बॉडी को सिग्नल दे रहा है कि भाई ये रहा वायरस, इससे लड़ने के लिए ऐसी एंटीबॉडी होनी चाहिए और आप इम्यून हो जाओगे। सिंपल तरीका। आपको पता है स्मॉल पॉक्स से भी लड़ने का यही तरीका था। खैर, मोस्टली इम्यूनिटी देने वाली वैक्सीन्स यही तरीका अपनाती हैं। पोलियो में भी इनएक्टिवेटेड वायरस होता है। खैर, it just serves to the immune system, killed virus, as the dead virus and mounts a antibody response towards the virus. Clear? There are other Indian companies. अच्छा, सिर्फ ये BBIL नहीं कर रही, और बहुत सारी कंपनीज है। There are other Indian companies working on a COVID-19 vaccine candidate. इंडिया में कोविड-19 वैक्सीन के और कैंडिडेट्स हैं। एक ये कंपनी है जाइडस कैडिला, एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, एक पेनेशिया बायोटेक है। ये सारे भी कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये कैंडिडेचर इन्होंने दे दिया है। बट कोवैक्सीन पता क्या कर रही है? BBIL कैसे इनसे आगे है? ये जो वैक्सीन है ना, ये प्री क्लिनिकल स्टेज पे हैं, ये अभी क्लिनिकल ट्रायल के स्टेज पे गई नहीं है। BBIL की जो कोवैक्सीन है ये क्लिनिकल ट्रायल की स्टेज पे जा चुकी है। राइट अब मैंने क्लिनिकल ट्रायल बहुत बारी बोल दिया। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो आपको पता है क्लिनिकल ट्रायल के फेजेस क्या क्या हैं और प्री क्लिनिकल स्टडीज क्या होती हैं। खैर, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं ब्रीफ में दोबारा बता देता हूं। राइट तो
क्लिनिकल ट्रायल्स जनरली कैसे होते हैं? एक तो प्री क्लिनिकल फेज होता है। प्री क्लिनिकल फेज में ना आप अपनी वैक्सीन या मेडिसिन को एनिमल्स पे टेस्ट करते हो और उससे रिजल्ट निकालते हो। फिर आप ना गवर्नमेंट के पास जाते हो, CDSCO के पास, और अप्रूवल लेते हो कि हम ह्यूमंस पे ट्रायल कर लें, तो वो आपको अप्रूवल दे देता है। फेज 1 में क्या होता है? आप थोड़े से लोगों पे ट्रायल करते हो। इस फेज 1 में आप क्या जानना चाहते हो? इस फेज 1 में आप ये जानना चाहते हो कि कितना डोजेज होनी चाहिए। जरूरत से ज्यादा डोजेज भी नहीं होनी चाहिए, जरूरत से कम भी नहीं होनी चाहिए। तो इसमें आप टेस्ट करते हो कि ऑप्टिमम प्रॉपर डोजेज क्या है, कितना देना चाहिए वैक्सीन का कंटेंट। फिर आप फेज 2 पे आ जाते हो। फेज 2 में क्या होगा? आप ज्यादा बड़ा सैंपल ऑफ पीपल लोगे, ज्यादा लोगों पे टेस्ट करोगे और चेक करोगे कि ये इफेक्टिव भी है, कितना कम कर रही है, ये कितना सिम्टम्स कम कर रही है, कितना डिजीज की प्रेवलेंस कम कर रही है, वो इफेक्टिवनेस चेक करोगे, एफिकेसी चेक करोगे। फेज 3 में आप और बड़ा सैंपल लेते हो, और ज्यादा लोगों पे टेस्ट करते हो और इसमें भी एफिकेसी चेक करते हो कि कितना इफेक्टिव है। पिछली वीडियो में आपको याद होगा, अगर आपने देखा होगा कि क्लिनिकल ट्रायल करे कैसे जाते हैं। एक कंट्रोल ग्रुप होता है, एक ट्रीटमेंट ग्रुप होता है ना? तो वैक्सीन के केसेस में भी ऐसा ही होगा। एक ग्रुप होगा जिसको वैक्सीन दी जाएगी, एक ग्रुप होगा जिसको प्लेसिबो दिया जाएगा। कंट्रोल ग्रुप, ट्रीटमेंट ग्रुप। मैं दोबारा उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। इफ यू वांट टू नो अबाउट क्लिनिकल ट्रायल्स मोर, देन लुक एट द प्रीवियस वीडियो। प्लीज चेक आउट आवर प्रीवियस वीडियो जिसमें हमने बात करी है रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स के बारे में। ऑलराइट, ठीक है। तो ये वैक्सीन पहले प्री क्लिनिकल फेज पे जाएगी, फिर 3 फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल होगा। जब तीसरा फेज हो गया, उसके बाद आप फिर CDSCO पे जाते हो और बोलते हो कि हमें अप्रूवल दे दो, हम इसे लॉन्च करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं। मेक सेंस? ठीक है। और उसके बाद आप मैन्युफैक्चर करते हो, दुनिया को देते हो। और फेज 4 क्या होगा? जब ड्रग मार्केट में उतर गया, फिर आप लॉन्ग टर्म में चेक करना चाहते हो इसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग करते हो। इसे हम फेज 4 कहते हैं। राइट ना? कंट्रोवर्सी पता है कहां आ रही है? लोग कह रहे हैं कि अगस्त 15 अगस्त तक आप ये तीनों कैसे कर सकते हो? फेज 3 ट्रायल कैसे कर सकते हो? जनरली कई बार डेकेड्स लग जाते हैं क्लिनिकल ट्रायल करने में। आपको पता है आज तक 30 साल हो चुके हैं HIV एड्स से बचाने के लिए एक वैक्सीन पे ऑलरेडी काम चल रहा है, और वो ना उसको 30 साल हो चुके हैं, 30 इयर्स, और वो आज भी फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल में है। ठीक है। जो सबसे जल्दी जिसका क्लिनिकल ट्रायल खत्म हुआ था ना 1963 में, आपने मीजल्स के लिए वैक्सीन बनाई थी, मीजल्स या मम्प्स के लिए, आई एम फॉरगेटिंग, मीजल्स या मम्प्स के लिए वैक्सीन बनाई थी, उसको भी 4 साल लग गए थे क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट होने में। यहां पे कोवैक्सीन या BBIL कैसे कह रहा है कि ये 1 महीने में हो जाएगा? वेल, ICMR कहता है कि ना हर फेज पे आपको ना अप्रूवल लेना पड़ता है, तो ICMR कहता है हम फटाफट अप्रूवल देंगे। जनरली ना अप्रूवल जो देता है CDSCO, उसको कई बार 1 साल लगा देता है। मान लो फेज या प्री क्लिनिकल के बाद आप क्लिनिकल ट्रायल के लिए अप्रूवल लेने जाते हो, जो CDSCO होगा वो 10 महीने लगा देगा अप्रूवल देने में। तो अभी ICMR कह रहा है कि इमरजेंसी सिचुएशन है ना, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट जल्दी जल्दी अप्रूवल देगी, इसलिए क्लिनिकल ट्रायल जल्दी हो जाएंगे। फिर भी बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अगर प्रॉपर साइंटिफिक स्टडी करनी है, प्रॉपर मॉनिटर करना है लोगों को जिन पे आप चेक कर रहे हो, तो आपको ज्यादा टाइम तो लगेगा ही लगेगा। आप कैसे कह रहे हो आप 1 महीने में कर दोगे? ठीक है, तो इसीलिए कंट्रोवर्सी है। खैर, हमें कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना, हमें यह देखना है कि ICMR क्या क्लेम कर रहा है। ICMR कह रहा है कि स्टेप स्टेप पे जो अप्रूवल चाहिए हम जल्दी जल्दी दे देंगे, इमरजेंसी टाइम चल रहा है। ठीक है। खैर, ये हैं आपके क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लियर? और जो भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड की वैक्सीन है वो फेज 1-2 स्टार्ट करने जा रही है 15 जुलाई या 14 जुलाई से, और जो बाकी हमने जाइडस कैडिला, पेनेशिया बायोटेक, ये जो और कैंडिडेट्स हैं, ये अभी प्री क्लिनिकल स्टेज पे ही हैं। मेक सेंस? चलिए और देख लेते हैं। Covaxin has reached a more advanced stage of testing than the other 2 vaccines that BBIL is developing through global collaboration. अच्छा, कोवैक्सीन एक लौती वैक्सीन है जो BBIL बना रहा है। BBIL ना इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस भी कर रहा है और उन इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस के थ्रू और वैक्सीन्स बना रहा है। BBIL की कोलैबोरेशन इस केस में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ है, जिससे उसने कोवैक्सीन निकाली है। BBIL ऑलरेडी थॉमस जेफरसन यूनिवर्सिटी जो USA में है उसके साथ काम कर रहा है और एक और वैक्सीन पे काम कर रहा है। BBIL एक और वैक्सीन पे काम कर रहा है जो कोलैबोरेशन में है यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन के साथ। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन है और एक और कंपनी है वैक्सीन बनाने वाली जिसका नाम है फ्लूजेन। तो ये 2 और कैंडिडेट्स हैं, वैक्सीन है जिन पे BBIL काम कर रहा है, पर ये दोनों अभी प्री क्लिनिकल स्टेज में है।
क्लियर? तो इसका मतलब ये जो कोवैक्सीन है इंडिया की, ये काफी एडवांस स्टेज पे है बाकियों के कंपैरिजन में। वेल, इंडिया में जितनी भी वैक्सीन है उनके मुकाबले तो हम एडवांस स्टेज पे हैं, पर ग्लोबली अगर बात की जाए ना, वर्ल्ड में और जहां जहां वैक्सीन बन रही हैं, अभी भी हम काफी पीछे हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक वैक्सीन है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी काम कर रहा है एक और कंपनी के साथ, वो वैक्सीन फेज 3 पे जा चुकी है। हमने तो अभी फेज 1 फेज 2 स्टार्ट करने हैं ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स के। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन फेज 3 पे, और बहुत सारी ऐसी वैक्सीन है जो वर्ल्ड ओवर बन रही हैं जो एडवांस ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल के स्टेजेस पे जा चुकी हैं, राइट? हाउएवर, कोवैक्सीन इज फार बिहाइंड इन ग्लोबल रेस। अगर ग्लोबली कंपेयर करें तो पीछे है, इंडिया में कंपेयर करें तो आगे है। द फ्रंट रनर इज एस्ट्राजेनेका, whose candidate AstraZeneca एक कंपनी है। The front runner is AstraZeneca, whose candidate ये है वैक्सीन का नाम CHADOX1S, whose candidate with the University of Oxford is already at phase 3 trials। ठीक है? अच्छा, ये जो वैक्सीन बनाएगा ना एस्ट्राजेनेका इन कोलैबोरेशन विद यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, अब जब इसका क्लिनिकल ट्रायल अप्रूव हो जाएगा, अप्रूव होने के बाद एक और स्टेज होता है मास प्रोड्यूस करना। एक बार आपका ड्रग अप्रूव हो गया, उसके बाद आपने मैन्युफैक्चर भी तो करना बड़े स्केल पे, तभी तो आप जल्दी इस कोविड-19 पैंडेमिक से निजात पा सकते हो, राइट? तो ये जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है ना, इसकी कोलैबोरेशन हो चुकी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ। तो एस्ट्राजेनेका और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जब वैक्सीन बना लेंगे और फेज 3 कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मास प्रोड्यूस करे ये वैक्सीन। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का ऑक्सफोर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है कि जब ड्रग बन जाए हमें बता देना, हम मैन्युफैक्चर करना शुरू कर देंगे। ठीक है, खैर ये सबसे आगे चल रहा है एस्ट्राजेनेका का ये वैक्सीन कैंडिडेट। ऑलराइट, चलिए अच्छा, ये टॉप कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट्स WHO की वेबसाइट है, उस पर लिस्ट दी हुई है कि टॉप पे कौन से कैंडिडेट्स चल रहे हैं जो लीड कर रहे हैं रेस फॉर वैक्सीन डेवलपमेंट। सबसे ऊपर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड एस्ट्राजेनेका का क्या है, ये फेज 3 ट्रायल्स में है और कह रहे हैं कि 2020 के एंड में मिल जाएगा। अच्छा, तो आपने क्या करना है, एक बारी बस ये जो चीज है ना, वीडियो स्टॉप करना और एक बारी ये जो डिफरेंट कैंडिडेट्स है ना, इन पे एक बारी नजर डाल लेना। इनको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस एक बारी नजर डाल लेना कि कल को अगर बाई चांस, वैसे यूपीएससी ऐसे सवाल पूछता नहीं है, बट बाई चांस अगर यूपीएससी ने ऐसा सवाल पूछ लिया प्रीलिम्स में, तो आपकी आंखों से एक बारी निकला हो, ताकि आप ऑप्शंस तोड़ सको, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन पे जीरो डाउन कर सको। ऑलराइट, तो वीडियो स्टॉप करके एक बारी नजर डाल लेना। वैसे जो आपको पीडीएफ फाइल में नोट्स मिलेंगे उसमें ये पिक्चर होगी, तो अगर वीडियो नहीं भी स्टॉप करनी तो भी आप नोट्स में देख सकते हो इसे, ग्लोबल लीडिंग कैंडिडेट्स। ऑलराइट, अब हम आ जाते हैं कंट्रोवर्सी पे। व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट कोवैक्सीन टू बी लॉन्च्ड? आईसीएमआर कह रहा है 15 अगस्त तक, बट जितने भी रिसर्चर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो अभी मतलब सस्पिशन से देख रहे हैं इस चीज को। दे आर सेइंग कि पॉसिबल नहीं है। प्लस गवर्नमेंट ना साइंस को कॉम्प्रोमाइज कर रही है अपनी एक तरह से आप लगा लो मार्केटिंग के लिए। एक तरह से ये भी कंट्रोवर्सी है, इस कंट्रोवर्सी में भी हम ज्यादा नहीं जाएंगे, बट साइंटिस्ट कह रहे हैं कि अपनी मार्केटिंग के लिए और अपनी पीआर के लिए गवर्नमेंट साइंस को कॉम्प्रोमाइज कर रही है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट अपनी पीआर नहीं करना चाहती, अगर मान लो कि हम ये मान ले कि गवर्नमेंट पीआर करने के लिए नहीं कर रही, गवर्नमेंट का साइंटिफिक ये स्टडी कहती है कि 1 महीने में ट्रायल हो जाएंगे, तो गवर्नमेंट ने 15 अगस्त डेट क्यों चूज करी, इंडिपेंडेंस डे क्यों चूज करा? इंडिपेंडेंस डे को इंडिया अगर कोवैक्सीन लॉन्च कर लेगा तो इससे ये पीआर एक्सरसाइज ही है ना। तो इसलिए साइंटिस्ट और रिसर्चर्स थोड़ा सख्ते में है, थोड़ा कह रहे हैं कि यार हम तो शक की निगाहों से ही देखेंगे। खैर, हम ये न्यूज पढ़ लेते हैं। August 15 is the target set for launch of Covaxin. It is being described as a fast track effort. ICMR कह रहा है कि हम जल्दी अप्रूवल देंगे। Generally it takes a long time for a vaccine to develop and complete clinical trials, पर हम फास्ट ट्रैक कर देंगे। In various cases the process can run into decades. जैसा मैंने पहले बताया था, HIV की वैक्सीन अभी भी फेज 3 में और 30 साल हो चुके हैं, राइट? एंड लास्ट पॉइंट, this August 5 target can only be achieved if there is no problem in funding. एक तो इतने बड़े स्केल पे क्लिनिकल ट्रायल करना, आपको प्रॉपर डॉक्टर्स की टीम चाहिए, हेल्थ वर्कर्स की टीम चाहिए, लैब इक्विपमेंट चाहिए, तो हर स्टेज पे ना बहुत ज्यादा पैसा भी चाहिए होता है। तो अगर 1 महीने में आप इसे खत्म करो ना, तो बहुत बड़ी फंडिंग चाहिए, राइट? सो दिस August 15th target, I'm sorry, not 5, this August 15th target can only be achieved if there is no problem in funding में कोई प्रॉब्लम नहीं है, and the regulators यानी कि CDSCO रेगुलेटर है,
रेगुलेटर्स गिव इमरजेंसी ऑथराइजेशन, फटाफट अप्रूवल दे, तभी हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। ऑलराइट, एक बार इसे हम ना फटाफट से देख लेते हैं कि कौन से स्टेजेस से गुजरना होता है एक वैक्सीन को डेवलप होने के लिए। स्टेजेस इन वैक्सीन डेवलपमेंट, ठीक है, फटाफट से ब्रीफ में देख लेते हैं। स्टेज 1 क्या होता है? R&D, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी है। पहले आपको मॉलिक्यूल्स निकालने, केमिकल्स निकालने और देखना है कि क्या ये मेडिसिन या ये वैक्सीन काम कर सकती है। मेक सेंस? तो स्टेज 1 होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। स्टेज 2 क्या होता है? प्री क्लिनिकल ट्रायल्स। प्री क्लिनिकल स्टडी में क्या होगा? एनिमल्स वगैरह पे आप टेस्ट करोगे, सेल वगैरह पे, सेल कल्चर्स पे टेस्ट करोगे, राइट? प्री क्लिनिकल तो आपको पता है। सो स्टेज 1 इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लैब में होती है। फिर स्टेज 2 है प्री क्लिनिकल स्टडी। फिर स्टेज 3 क्या होता है? ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स, जिसके लिए BBIL, भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड को अप्रूवल दे दिया है CDSCO ने। ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं, पर ह्यूमन ट्रायल्स के बाद भी प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है। अगर आपने जन जन तक वैक्सीन पहुंचानी है तो क्लिनिकल ट्रायल खत्म होने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, प्रॉब्लम एक्चुअली वहां से शुरू होती है। क्लिनिकल ट्रायल मिलने के बाद आपको यह इंश्योर करना है कि आप उस वैक्सीन को मास प्रोड्यूस करो, क्योंकि कोरोना वायरस का पैंडेमिक पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है, यानी कि डिमांड बहुत ज्यादा है वैक्सीन की। सारी पॉपुलेशन को आपने इम्यून करना है, तो इसीलिए बहुत ज्यादा डिमांड है। अब बहुत ज्यादा डिमांड को पूरा करने के लिए आपको सप्लाई भी बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। अच्छा, सप्लाई आप तभी कर सकते हो अगर आप रैपिड और बल्क में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, ठीक है, वो तभी हो सकता है। बट स्टेज 3 जो क्लिनिकल ट्रायल हो जाता है, क्लिनिकल ट्रायल के बाद आप CDSO के पास जाते हो रेगुलेटरी ओवरव्यू लेने, और फिर आप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हो, ठीक है, बल्क में प्रोड्यूस करने के लिए। बल्क में प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है वो किसके साथ उसने टाई अप कर रखा है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ, है ना, ये याद है ना। तो स्टेज 1 R&D, स्टेज 2 प्री क्लिनिकल, स्टेज 3 क्लिनिकल ट्रायल, फिर आप रेगुलेटर से रिव्यू लेते हो और अप्रूवल लेते हो, स्टेज 4 हो गया। स्टेज 4 में आप अप्रूवल ले लोगे जब CDSCO से, फिर आप बल्क में मैन्युफैक्चरिंग करते हो, और ये सबसे चैलेंजिंग फेज है। इतने लोगों के लिए वैक्सीन बनाना अभी बहुत बड़ा टास्क है, तभी कह रहे हैं कि टाइम लग जाएगा, 1-2 साल लग जाएंगे जब तक आप तक वैक्सीन पहुंचती है, ठीक है। और स्टेज 6 क्या होता है? क्वालिटी कंट्रोल। जब वैक्सीन रिलीज होगी, CDSCO जो आपका रेगुलेटर है, उसका काम अभी भी खत्म नहीं हुआ। आपकी वैक्सीन रिलीज होगी और लोगों तक पहुंच रही है, CDSCO फिर भी आपकी क्वालिटी पे चेक्स रखेगा, जो रेगुलेटर है वो चेक्स रखेगा। तो स्टेज 6 इज क्वालिटी कंट्रोल। ऑलराइट, नाउ बड़े बड़े एक्सपर्ट्स पता क्या कहते हैं? जो हमने डॉक्टर एंथनी फाउची, अभी थोड़ी देर पहले उनका नाम सुना था ना, उन्होंने ये पता क्या कहा था? मार्च में USA में उन्होंने कहा था कि कोरोना वायरस की वैक्सीन पूरी दुनिया तक फैल जाए, इसको कम से कम 1 से 1.5 साल लगेगा, अज्यूमिंग कि हम इमरजेंसी में अप्रूवल दे जा रहे हैं, जल्दी जल्दी इमरजेंसी प्रोविजनिंग कर रहे हैं, राइट? तो कम से कम 1 से 1.5 साल लग जाएगा। तभी रिसर्चर्स इंडिया को डाउट कर रहे हैं कि अगस्त 15 तक आप कैसे लॉन्च कर दोगे। खैर, ये जो 6 के 6 स्टेज हैं, इनमें टाइम लगता है बहुत ज्यादा। वैसे तो कई बार डेकेड्स भी लग जाते हैं, पर इमरजेंसी भी मान के चलें तो भी एक्सपर्ट्स कहते हैं 1 से 1.5 साल लग जाता है। क्लियर? सो ये है आपकी पहली न्यूज कोवैक्सीन से रिलेटेड कोरोना वायरस अपडेट्स में। अब हम दूसरी न्यूज पे आ जाते हैं, जो है कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा। सो कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। अभी कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी से रिलेटेड कुछ न्यूज में आया है, बट वो न्यूज डिस्कस करने से पहले ये देख लेते हैं कि कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी है क्या। जब तक हम मेडिसिन बनाने में लगे हुए हैं कोरोना वायरस के लिए, या वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं ना, तब तक सोचा यह है कि ट्रीटमेंट के लिए हम अपनी बॉडी को ही एज मेडिसिन यूज कर लें। अब यह कैसे पॉसिबल है? जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था कि आपकी बॉडी भी कैपेबल है किसी वायरस या बैक्टीरिया से लड़ने के लिए। जब भी आपकी बॉडी में कोई वायरस या बैक्टीरिया या कोई भी पैथोजन आ जाता है, आपकी बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। एंटीबॉडीज का काम होता है आपकी बॉडी में जो इंफेक्शन हुआ है उससे लड़ने के लिए, राइट? अब सोच पते क्या रहे हैं? सोच ये रहे हैं कि जो लोग कोरोना वायरस से क्योर हो चुके हैं, मतलब जो अपने आप ही कोरोना वायरस से ठीक हो गए हैं, उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज तो होंगी जिन्होंने सक्सेसफुली कोरोना वायरस को हरा दिया था, राइट? मान लो मुझे कोरोना वायरस हो जाता है, अब मैं 1-2 हफ्ते बाद ठीक हो जाता हूं। अब मैं अपने आप ठीक कैसे हो गया? मैं अपने आप ठीक तभी हूं ना क्योंकि मेरी बॉडीज ने ऐसी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करी जिसने वो कोरोना वायरस के पैथोजन को हरा दिया। अब 3 हफ्ते तक, जब से मैं ठीक हुआ हूं ना, तब से लेके 3 हफ्ते तक मेरी बॉडी में वो एंटीबॉडीज रहेंगी।
अब हम पता क्या सोच रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि जो पेशेंट ठीक हो गया ना, उसकी बॉडी से एंटीबॉडीज निकाल लें और जो इंसान अभी पेशेंट है कोरोना वायरस का, जिसको कोरोना वायरस अभी हुआ है, उसकी बॉडी में डाल दें। उससे होगा क्या, ठीक हुए पेशेंट की एंटीबॉडीज फाइट करेंगी जो अभी बीमार है पेशेंट, उसमें जो बीमार है पेशेंट उसके लिए। ठीक है, तो होगा क्या, अगेन मैं रिपीट कर देता हूं, ठीक हुए पेशेंट से एंटीबॉडी निकाली, बीमार पेशेंट में डाल दी, वो एंटीबॉडीज कोरोना वायरस से बीमार पेशेंट की बॉडी में लड़ लेंगी। नाउ इसे हम कहते हैं मोटे मोटे तौर पे कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। आपके ब्लड में ना एक होता है प्लाज्मा, येलो येलो सा फ्लूइड होता है, अगर आप देख सकते हो ये जो बैग है इसमें येलो येलो सा फ्लूइड है। आपकी बॉडी, आपका जो ब्लड होता है ना, वो ज्यादातर बना हुआ है प्लाज्मा का। इसी प्लाज्मा में रेड ब्लड सेल्स हैं, आरबीसी जिन्हें हम कह देते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं। ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं आपके खून को रेड रंग देते हैं। ठीक है, वैसे आपका खून ज्यादातर ये प्लाज्मा का बना हुआ है, पर आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स होने की वजह से आपका खून का कलर रेड आ जाता है। आप ही की बॉडी में डब्ल्यूबीसीज भी होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, जो प्लाज्मा में होते हैं, ब्लड में होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स का काम क्या है, एंटीबॉडीज वगैरह प्रोड्यूस करना, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करना, प्रोड्यूस करना। और आपकी बॉडी में होते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम यह है कि आपकी बॉडी में खून को ना सूखना के लिए प्लेटलेट्स काम आते हैं। अब ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। आपने कभी देखा होगा कि आपको अगर चोट लग जाती है तो खून निकलता है। अब जब खून बाहर निकल जाता है ना, वो सूख जाता है, राइट? वो प्लेटलेट्स की वजह से होता है। अगर प्लेटलेट्स ना हो तो आपकी चोट से खून निकलता जाए और आपकी पूरी बॉडी खाली हो जाए। वो जो खून सूख जाता है ना और ड्राई सा हो जाता है, वो बचे हुए ब्लड को निकलने से रोकता है। तो ये प्लेटलेट्स का आपका काउंट होता है, राइट? तो आपके ब्लड में तो प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर ये चीजें होती हैं जिसकी वजह से रेड कलर आता है, इम्यून रिस्पॉन्स आता है, प्लेटलेट्स होती हैं। अब आपकी बॉडी, ये जो डब्ल्यूबीसी वगैरह, ये जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, आपके ब्लड में जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है ना, वो आपके प्लाज्मा में रह जाती है। तो आप क्या करते हो, जो ठीक हो गया पेशेंट उसका ब्लड निकालते हो, उसके ब्लड में से प्लाज्मा निकाल लेते हो, और प्लाज्मा होता है ये येलो सी फ्लूइड। ठीक है, तो ठीक हुए पेशेंट का ब्लड निकाला, उसमें से प्लाज्मा निकाला, इसी प्लाज्मा में एंटीबॉडीज होंगी। वो प्लाज्मा आपने बीमार पेशेंट में इंजेक्ट कर दिया, बीमार पेशेंट में भी एंटीबॉडीज आ जाएंगी और आप ठीक हो जाओगे, जो बीमार पेशेंट है, राइट? नाउ ये थेरेपी हर डिजीज के साथ काम नहीं करती। लॉजिक तो यही लग रहा है ना कि हर डिजीज के साथ काम कर जाएगी, हर डिजीज के साथ काम नहीं करती। इसीलिए इंडिया में आईसीएमआर ने कहा है कि आप पहले इसके क्लिनिकल ट्रायल्स करो। कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी के आपने क्लिनिकल ट्रायल्स करने हैं। अब क्लिनिकल ट्रायल्स में क्या होता है, आप ह्यूमन जो वॉलंटियर्स होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, उन पे टेस्ट करते हो ना, उन पे ट्रायल करते हो। तो आईसीएमआर ने कहा है कि जो बहुत ज्यादा बीमार पेशेंट्स हैं ना कोरोना वायरस के, आप उन पे ट्रायल कर सकते हो। आप देखो कि वो ठीक हो जाते हैं तो ट्रायल सक्सेसफुल हो गया और आप इस थेरेपी को फिर फॉर्मली लॉन्च कर देते हो। तो अभी ये जो फेज चल रहा है ना कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी का, ये ट्रायल फेज में है। और दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या करा है, अब न्यूज आइटम पे आ जाते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या करा है, दिल्ली गवर्नमेंट ने एक प्लाज्मा बैंक बना दिया, जहां पे ठीक हुए पेशेंट से आप प्लाज्मा ले लोगे और बीमार पेशेंट में दे दोगे, राइट? ये सारी चीजें अभी डिटेल में देखते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट की न्यूज भी डिटेल में देखते हैं। पहले थोड़ा कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी को भी डिटेल में देख लेते हैं। मोटे मोटे तौर पे जो मैंने बताया वही है, बट अगेन लेट्स टेक अ लुक एट दिस इन डिटेल। दिस थेरेपी इन्वॉल्व्स ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड प्लाज्मा ऑफ रिकवर्ड पेशेंट इनटू अनदर पेशेंट। बिल्कुल सही। अब प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा इज द मैट्रिक्स ऑन विच ब्लड सेल्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी फ्लोट। ठीक है, इट ऑल्सो हाउसेज क्रूशियल कंपोनेंट्स ऑफ इम्यूनिटी नोन एज एंटीबॉडीज। तो प्लाज्मा में ही एंटीबॉडीज भी होंगी। एंटीबॉडीज आर द वॉरियर्स। एंटीबॉडीज कौन है? एंटीबॉडीज आर द वॉरियर्स दैट फाइट एन इन्वेडिंग पैथोजन, यानी कि वायरस या बैक्टीरिया, जो जर्म आ रहा है। अच्छा, ये जो जर्म्स आ रहे हैं आपकी बॉडी में, इन्हें आप पैथोजन कहते हो या आप कहते हो एंटीजन। तो एंटीजन से लड़ती हैं एंटीबॉडीज, ये याद रखना है। आपकी बॉडी में इन्वेडिंग पैथोजन के खिलाफ लड़ती हैं एंटीबॉडीज। इन्वेडिंग पैथोजन को आप एंटीजन कहते हो। कोई भी फॉरेन बॉडी आपकी बॉडी में आएगी ना, उसे हम एंटीजन कहेंगे। आफ्टर अ सक्सेसफुल फाइट, सम ब्लड सेल्स फंक्शन एज मेमोरी सेल्स so that they can identify and defeat the same enemy in future। जैसा कि हमने बताया था कि इंफेक्शन होने के बाद चांसेस हैं कि आपको दोबारा इंफेक्शन ना हो। क्यों? क्योंकि आपको इंफेक्शन हो गया, आपकी बॉडी ने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर दी और इंफेक्शन को खत्म कर दिया। अब आपकी बॉडी की मेमोरी में ना
एच हो जाएगा, ये आपकी बॉडी की मेमोरी में ये घुस जाएगा कि जब भी इस टाइप का वायरस आए आपने ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करनी है। तो फ्यूचर में जब आपको इन्फेक्शन होता है आपकी बॉडी फटाफट से वही सेम एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है और इन्फेक्शन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है, आपको कुछ होता ही नहीं है, आप इन्फेक्ट ही नहीं होते हो। मेक सेंस? ठीक है। नाउ एक और चीज देख लेते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले वैक्सीन की बात करी थी, राइट? नाउ वैक्सीन का मेन काम क्या होता है? इम्यूनिटी देना। नाउ किसी भी डिजीज के खिलाफ अगर आपने इम्यूनिटी देनी है ना, किसी भी डिजीज के अगेंस्ट आपने अगर इम्यूनिटी देनी है तो आप इम्यूनिटी दो तरीके से दे सकते हो। एक हम कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी और एक हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। अब पैसिव इम्यूनिटी क्या है? पैसिव इम्यूनिटी कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी है। जो इन्फेक्टेड पेशेंट है उसमें आप ठीक हुए पेशेंट की एंटीबॉडीज डाल देते हो, एंटीबॉडीज उसको इम्यूनिटी दे देती हैं, इसे हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होगा? जो वैक्सीन थी, वैक्सीन क्या कर रही थी? डेड इनएक्टिवेटेड वायरस ही आपकी बॉडी में डाल रही थी जिससे एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रही थी। तो पैसिव इम्यूनिटी होगा जब किसी और की एंटीबॉडीज आप डाल रहे हो। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होगा? जब आपकी बॉडी खुद ही एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रही है। और वो कैसे प्रोड्यूस करेगी? जब आप वायरस ही डाल देते हो बॉडी में, right? So passive immunity, this is done by infusing antibodies, activated T cells or both. अच्छा, इम्यूनिटी के जो वॉरियर्स है ना, जो आपके बॉडी में पैथोजन से फाइट करते हैं, एक तो एंटीबॉडीज करती है, एक आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं टी सेल्स। आपकी बॉडी में टी सेल्स होते हैं, याद रखना बस इनका नाम। टी सेल्स का काम भी इम्यूनिटी ही है, ठीक है? तो पैसिव इम्यूनिटी में क्या होगा? आप किसी की एंटीबॉडीज, ठीक हुए पेशेंट की एंटीबॉडीज या टी सेल्स उठा के बीमार पेशेंट में डाल दोगे, ये पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव में क्या होगा? आप खुद ही बॉडी को इंसाइट करते हो, आप ही की बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना शुरू कर दे। अब वो कैसे करेगी? आपने इनएक्टिवेटेड वायरस डाल दिया, जो वैक्सीन करती है काम। सो एक्टिव इम्यूनिटी, दिस इज डन बाय इंट्रोड्यूसिंग एन एटेन्यूएटेड या इनएक्टिवेटेड पैथोजन इनटू द बॉडी टू जनरेट एन इम्यून रिस्पॉन्स, राइट? लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं। करंटली कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी इज अंडर क्लिनिकल ट्रायल फेज, ठीक है? अभी वॉलंटियर्स पे या जो बहुत बीमार लोग हैं उन पे टेस्ट करके देख रहे हैं, क्लिनिकल ट्रायल फेज। एंड आईसीएमआर हैज सेड दैट इट इज फ्रेमिंग अ प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मतलब ये दवाई कैसे, ये जो थेरेपी है ये देनी कैसे है, क्या क्या टेस्ट होने चाहिए, कितनी अमाउंट में प्लाज्मा देना चाहिए, उसके लिए एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। तो आईसीएमआर कहता है क्लिनिकल ट्रायल होने के बाद हम प्रोटोकॉल, रूल्स एंड रेगुलेशन रिलीज करेंगे और वो जो प्रोटोकॉल होगा दैट वुड बी बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ दिस क्लिनिकल ट्रायल। ऑलराइट, अब हम आ जाते हैं न्यूज पे। और न्यूज क्या थी, डेवलपमेंट क्या थी कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी से रिलेटेड? दिल्लीज प्लाज्मा बैंक, ठीक है? ये इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया हुआ था। दिल्ली ने क्या करा है, हो क्या गया है कि कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी की ना डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं हमें ये कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी दो, बट सप्लाई नहीं है प्लाज्मा की इतनी, बिकॉज बहुत ही कम लोग डोनेट कर रहे हैं अपना प्लाज्मा, बहुत ही कम ठीक हुए पेशेंट्स डोनेट कर रहे हैं अपना प्लाज्मा। इससे क्या हो गया? शॉर्टेज हो गई है, डिमांड सप्लाई गैप हो गया, राइट? तो इसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या करा है, इंडिया का पहला प्लाज्मा बैंक बना रहे हैं। जैसे ब्लड बैंक होता है ना, वैसे ही प्लाज्मा बैंक है। ब्लड बैंक में क्या होता है, जितने भी डोनर्स हैं वो अपना ब्लड जमा कर देंगे, ब्लड बैंक में ब्लड जमा रहेगा, किसी को कभी जरूरत है तो ब्लड बैंक से निकाल लिया जाएगा और उसे दे दिया जाएगा। वैसे ही प्लाज्मा बैंक होगा। प्लाज्मा बैंक में क्या होगा, ठीक हुए पेशेंट्स का प्लाज्मा इकट्ठा करी जाओगे आप और अब बैंक में डाल दोगे, प्लाज्मा बैंक में। जब किसी को कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी की रिक्वायरमेंट है, उसी प्लाज्मा बैंक से निकाल के आप वो दे दोगे। तो ये दिल्ली ने डेवलप कर लिया है। दिल्ली गवर्नमेंट हैज सेट अप प्लाज्मा बैंक फॉर कोविड-19 पेशेंट्स एट द इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेस, ठीक है? द क्रिएशन ऑफ दिस रिपोजिटरी इज अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, पहली बार हो रहा है इंडिया में इन द एंटायर कंट्री। अ हेल्दी पर्सन विद इन द एज ब्रैकेट ऑफ 18 to 60, जो 18 से 60 की उम्र में है, एंड विद नो कोमॉर्बिडिटीज, मतलब अगर कोई इंसान है जो कोरोना वायरस से ठीक हो गया, वो 18 से 60 की एज ब्रैकेट का है और उसे और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना उसे कैंसर है, ना डायबिटीज है, और कोई उसे कोमॉर्बिडिटी नहीं है, कोई डिजीज नहीं है, वो डोनेट कर सकता है प्लाज्मा इस प्लाज्मा बैंक में। सो कंडीशन क्या है, ये एज ब्रैकेट होना चाहिए, कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं होनी चाहिए और वो ठीक हुआ होना चाहिए कोरोना वायरस से। अच्छा, गवर्नमेंट कह रही है कि आपको उस पेशेंट का कंसेंट जरूर लेना पड़ेगा। कंसेंट मस्ट बी टेकन एंड द पेशेंट शुड हैव रिकवर्ड एटलीस्ट 3 weeks. Patient should have recovered at least 3 weeks before donating and tested negative for COVID-19 twice. इसका मतलब
जो कोरोना वायरस से पेशेंट रिकवर कर गया, कम से कम 3 हफ्ते उसको रिकवर हो जाना चाहिए। वैसे अब दिल्ली ने कहा है कि हम 2 हफ्ते ही रखेंगे, बट रिसर्चर्स कहते हैं कि मिनिमम 3 हफ्ते आपको ठीक हुए हुए हो जाने चाहिए। 3 हफ्ते आप ठीक हो गए, 3 हफ्ते के बाद आपका प्लाज्मा लेंगे, प्लस आपका टेस्ट भी करेंगे। 2 बारी आपको कोरोना के टेस्ट में नेगेटिव आना पड़ेगा, तभी आप एलिजिबल हो, राइट? तो 2 बारी आपका टेस्ट नेगेटिव आया, आपको 3 हफ्ते हो गए रिकवर हुए हुए, तो आप डोनेट कर सकते हो। ऑलराइट, तो इसी के साथ हमारी खत्म होती है कोविड-19 अपडेट्स। चलो अब हम आ जाते हैं एनुअल टीबी रिपोर्ट 2020। इससे रिलेटेड न्यूज आई है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB में, और इस वीक के साइंस मॉनिटर जो राज्यसभा टीवी टेलीविजन पे शो आता है, राइट? नाउ हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना टीबी ट्यूबरक्यूलोसिस पे रिपोर्ट निकालती है। इस साल की जो रिपोर्ट है उसमें कुछ नई डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनको डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, नाउ ट्यूबरक्यूलोसिस रिपोर्ट जो एनुअल टीबी रिपोर्ट है 2020 की, उसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा टीबी के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि ट्यूबरक्यूलोसिस होता क्या है और इंडिया में इसकी सिचुएशन कैसी है, यानी कि इंडिया में ये कितना प्रेवेलेंट है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको टैकल करने के लिए क्या क्या स्टेप्स ले रही है। ऑलराइट, तो फटाफट से देख लेते हैं ट्यूबरक्यूलोसिस को। Now, tuberculosis is caused by Mycobacterium tuberculosis, ठीक है? ये जिस बैक्टीरिया, पहली बात तो आपको याद रखना है, कई बार यूपीएससी ना ये सवाल पूछ लेता है। यूपीएससी पूछ लेता है कि which of the following disease is caused by a virus, which of the following diseases is caused by a बैक्टीरिया, राइट? तो आपको याद रखना है टीबी ट्यूबरक्यूलोसिस बैक्टीरिया से होता है, और बैक्टीरिया का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, ठीक है? अब ये जो टीबी की बीमारी होती है ना ट्यूबरक्यूलोसिस की, ये जो बैक्टीरिया है आपका, ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ छेड़खानी करता है। सो इट इज अ रेस्पिरेटरी डिजीज। व्हेनेवर समवन कॉन्टैक्ट्स या गेट्स इन्फेक्टेड बाय दिस बैक्टीरिया, ही सीम्स टू हैव रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, ठीक है? रेस्पिरेटरी ट्रैक पे आपके अटैक करता है। नाउ ये ट्रांसमिट कैसे होता है? ट्रांसमिशन कैसे होता है इसका? फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू एयर, ठीक है? इसे हम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी कहते हैं। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन पता है किसे कहेंगे? अगर कोई छींकता है, अगर कोई खांसता है, तो आपके जो सलाइवा के ड्रॉपलेट्स है ना, वो एयर में फैल जाते हैं, एरोसॉल में, और अगर किसी पे आ जाएं वो ड्रॉपलेट्स, तो उसके पास ये बैक्टीरिया पहुंच जाता है और उसे भी इन्फेक्ट कर देता है, राइट? तो इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू एयर, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हम कहेंगे। क्लियर? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू। नाउ इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट कैसे दिया जाता है अगर किसी को टीबी हो जाता है? Now, it is treated through a standard 6-month course. 6 महीने का कोर्स है, और उस 6 महीने के कोर्स में आपको 4 दवाइयां दी जाती हैं, एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स दिए जाते हैं, एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स दिए जाते हैं, 4 टाइप के। नाउ जनरली जो कोर्स होता है ना, 6 महीने का कोर्स होता है, या कई बारी 9 मंथ्स तक भी एक्सटेंड हो जाता है, बट 6 महीने से कम का कोर्स नहीं होता। तो जनरली कहा यह जाता है, WHO की गाइडलाइंस हैं कि 6 to 9 मंथ्स का कोर्स होना चाहिए। वैसे 6 महीने का कोर्स होता है, ऑलराइट? और आपको 4 एंटी माइक्रोबियल या एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स दिए जाते हैं। नाउ दीज ड्रग्स आर प्रोवाइडेड विद इंफॉर्मेशन, आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी जाती है। सुपरविजन, आपको सुपरवाइज किया जाता है। अमूमन प्रॉब्लम पता है क्या होती है? जब आपको टीबी हो जाता है ना, और आप ये ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हो, 2-3 महीने बाद ना आपको ठीक फील होने लग जाता है, आपको लगता है आपका टीबी क्योर हो गया, राइट? तो आप ना ड्रग्स लेने या मेडिसिन लेनी छोड़ देते हो, और जब आप मेडिसिन लेनी छोड़ देते हो, उसके बाद आपको दोबारा से टीबी के सिम्टम्स आने लग जाते हैं, बट इस टाइम ज्यादा खतरनाक आते हैं। इसीलिए डॉक्टर्स को यह कहा गया है, हेल्थ वर्कर्स को यह कहा गया है कि कंटिन्यूअस सुपरविजन होनी चाहिए। जिसको आप ये कोर्स दे रहे हो ना टीबी का, आपने कंटिन्यूअसली सुपरवाइज करना है कि ये प्रॉपर दवाइयां ले रहा है 6 से 9 महीने तक। मेक सेंस? लोग बीच में छोड़ देते हैं और फिर और ज्यादा खतरनाक टीबी हो जाता है। These drugs are provided with information, supervision and support to the patient by health workers. Clear? Next, the treatment for TB is called DOTS. इंडिया में जो ट्रीटमेंट दिया जाता है ना, उसे हम DOTS कहते हैं, बड़ा फेमस है। DOTS का फुल फॉर्म है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट, ठीक है? शॉर्ट ट्रीटमेंट है, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट। जैसा कि मैंने बताया था, सुपरविजन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए टीबी को ट्रीट करने के लिए डॉट्स दिया जाता है। और डॉट्स की रिकमेंडेशन कहीं से नहीं आई, WHO से आई है, नन अदर देन WHO। तो WHO ने बोला अगर किसी को टीबी हो जाता है किसी भी कंट्री में, तो डॉट्स का ट्रीटमेंट उसे मिलना चाहिए। ऑलराइट, ठीक है? चलिए डॉट्स के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो WHO की वेबसाइट पे अगर जाओगे ना, तो WHO ने डॉट्स के 5 एलिमेंट्स लिस्ट आउट करे हैं। देयर आर 5 एलिमेंट्स ऑफ डॉट्स थेरेपी, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट।
नाउ सबसे पहले तो गवर्नमेंट की कमिटमेंट होनी चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट, गवर्नमेंट की सारी मशीनरी के बीच में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। गवर्नमेंट को फुली कमिटेड होना चाहिए टीबी को इरेडिकेट करने के लिए, और इंडिया ये फॉलो करता है। इंडिया की गवर्नमेंट की ठीक ठाक कमिटमेंट है टू इरेडिकेट टीबी फ्रॉम इंडिया। Then case detection by sputum smear microscopy. Now ये sputum smear microscopy पता है क्या है? ये टीबी को टेस्ट करने का तरीका है। अगर चेक करना है कि किसी को टीबी है या नहीं है, तो उसके स्पुटम को माइक्रोस्कोप के अंडर रखा जाता है और बैक्टीरिया को ट्रेस किया जाता है। अब स्पुटम क्या होता है? अगर देसी भाषा में कहें तो स्पुटम यानी कि बलगम, राइट? तो स्पुटम को आप माइक्रोस्कोप में रखते हो और फिर चेक करते हो कि उसमें बैक्टीरिया प्रेवलेंट है या नहीं। उस टेस्ट को हम कहते हैं स्पुटम स्मीयर माइक्रोस्कोपी। तो केस डिटेक्शन बढ़ानी है आपने स्पुटम स्मीयर माइक्रोस्कोपी से। ये डॉट का सेकंड एलिमेंट है, डॉट्स का। थर्ड, स्टैंडर्डाइज्ड ट्रीटमेंट रेजिमेन यानी रूल्स प्रोटोकॉल। स्टैंडर्डाइज्ड ट्रीटमेंट रेजिमेन डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड बाय हेल्थ वर्कर्स। डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड मतलब प्रॉपर सुपरविजन में फॉर 6 to 9 months। ऑलराइट, ये दो बारी फॉर आ गया, for 6 to 9 months। ऑलराइट, ड्रग सप्लाई कंप्लीट होनी चाहिए, ये फोर्थ एलिमेंट है डॉट्स थेरेपी का। एंड लास्ट इज अ स्टैंडर्डाइज्ड रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम दैट अलाउज असेसमेंट ऑफ ट्रीटमेंट रिजल्ट्स। पूरे कंट्री में कैसे ये ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उसका प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए, प्रॉपर डेटा होना चाहिए और प्रॉपर रिपोर्टिंग करनी चाहिए डिफरेंट हेल्थ डिपार्टमेंट्स को। हर डिस्ट्रिक्ट में जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसे प्रॉपर रिपोर्टिंग करनी है ताकि कंट्री लेवल पे आप पूरी प्लानिंग कर सको। और कंट्री लेवल पे प्लानिंग करने के लिए आपके पास डेटा होना चाहिए ना कि किस स्टेट में ज्यादा टीबी है, किस डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा टीबी है, कहां क्योर ज्यादा हो रहे हैं, राइट? डेटा चाहिए, तो इसलिए प्रॉपर रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग होनी चाहिए। यह है आपका 5 एलिमेंट्स ऑफ डॉट्स थेरेपी। नाउ कई बारी यूपीएससी ना सिम्टम्स के बारे में भी पूछ लेती है कि किस डिजीज के क्या सिम्टम्स हैं, तो फटाफट से ये देख लेते हैं कि टीबी के हमें क्या सिम्टम्स मिलते हैं। नाउ मेन सिम्टम्स ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरक्यूलोसिस। पल्मोनरी मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स होता है पल्मोनरी मतलब, तो ये आपको आपके लंग्स को अटैक जनरली करता है, ठीक है? एक तो ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करता है। अगर आपको ट्यूबरक्यूलोसिस है तो आप ना खांसी बहुत ज्यादा होगी और कई बारी खांसी में खून निकलेगा, कफिंग विद ब्लड। फिर आपके चेस्ट पेन होएगा बहुत ज्यादा, और आपको जो खांसी आएगी ना वो बहुत देर तक आएगी, मतलब बहुत ज्यादा देर तक खांसते ही रह रहे हो आप। अगर ऐसी सिचुएशन है दैट मींस आपको टीबी है, अगर लंबी खांसी है और अगर खांसी में ब्लड है, तो ये तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाएगी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे भी प्रॉब्लम हो जाती है अगर किसी को टीबी है। वो कैसे होती है? आपका एपेटाइट लॉस होने लग जाता है, आपको भूख कम लगती है, देन आपको फटीग, थकान ज्यादा फील होती है। तो अगर आपको खांसी ज्यादा आ रही है, खांसी में खून आ रहा है और फटीग और एपेटाइट लॉस है, तो चांसेस हैं आपको टीबी है, राइट? फिर सिस्टेमिक क्या है? अनइंटेंशनल वेट लॉस होगा, आपको बुखार होगा और बुखार में चिल्स होंगे, बहुत ज्यादा सर्दी लगेगी, एंड नाइट स्वेट्स, रात को पसीने आएंगे बहुत ज्यादा, तो रात को गर्मी और वैसे आपको सर्दी लगेगी। तो इतना ज्यादा सर्दी गर्मी बहुत इंसान फटीग हो जाता है। अच्छा, स्किन में भी आपके स्वेट बहुत ज्यादा आएगा, तो स्किन पे भी अटैक होता है। तो ये नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम पे करता है, स्किन पे अटैक करता है। ऑलराइट, चलिए अब हम देखते हैं वेरियस इनिशिएटिव्स टू एलिमिनेट टीबी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं टू एलिमिनेट टीबी फ्रॉम इंडिया। इंडिया में टीबी बहुत बड़ी महामारी है, पीपल से और ग्लोबल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इंडिया में टीबी का बर्डन बहुत ज्यादा है। तो टीबी को हटाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या स्टेप्स ले रही है, एक बारी वो देख लेते हैं, फिर ही हम देखेंगे कि ये जो एनुअल टीबी रिपोर्ट है इसमें क्या क्या आया है। ऑलराइट, चलिए, इंडिया इज कमिटेड टू एलिमिनेटिंग टीबी बाय 2025। इंडिया कहता है कि हम टीबी 2025 तक एलिमिनेट कर देंगे, जबकि WHO ने कहा था कि आप 2030 तक कर दो, पर इंडिया ने कहा हम 5 साल पहले ही कर देंगे, हमारा एम ये है, 5 years बिफोर द ग्लोबल टारगेट सेट बाय WHO। एलिमिनेट मतलब बिल्कुल खत्म। ऑलराइट, नेक्स्ट, टू अचीव दिस गोल गवर्नमेंट हैज रीनेम्ड रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्यूलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। गवर्नमेंट ऑलरेडी टीबी को कंट्रोल करने के लिए एक प्रोग्राम चला रही थी जिसका नाम था रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्यूलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, RNTCP। गवर्नमेंट ने इसका नाम चेंज कर दिया और अब कर दिया है नेशनल ट्यूबरक्यूलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। ठीक है, पहले था कंट्रोल प्रोग्राम, अब एलिमिनेशन प्रोग्राम। व्हाई? बिकॉज 2025 तक आपने एलिमिनेट करना है, खत्म करना है जड़ से टीबी। राइट नाउ, नेशनल ट्यूबरक्यूलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम NTEP इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब क्या होगा कि इसको इंप्लीमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स करेंगी, बट सेंटर गवर्नमेंट की तरफ से मेजॉरिटी फंडिंग आएगी।
राइट, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अंडर द एजेस ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन। तो ये नेशनल टीबी ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन जो प्रोग्राम होगा, इट इज अंडर द अम्ब्रेला स्कीम या अम्ब्रेला मिशन ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन का एक पार्ट है नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। एंड लास्ट, द गोल ऑफ एनटीईपी इज टू अचीव टीबी फ्री इंडिया with zero deaths, diseases and poverty due to TB. ऑलराइट, चलिए और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स देख लेते हैं। गवर्नमेंट ने निकाला है एक निक्षय सिस्टम। अब निक्षय सिस्टम क्या है? जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, और डॉट्स के अंडर जो फिफ्थ एलिमेंट था, डब्ल्यूएचओ ने बोला था, डॉट्स के अंडर का फिफ्थ एलिमेंट क्या था कि प्रॉपर रिपोर्टिंग होनी चाहिए और प्रॉपर डेटा होना चाहिए गवर्नमेंट के पास, राइट। नाउ गवर्नमेंट चाहती है कि टीबी से लड़ने के लिए जो भी गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है, डिफरेंट हेल्थ डिपार्टमेंट्स जो स्टेप्स ले रहे हैं, वो सारा डेटा गवर्नमेंट के पास एक सेंट्रल डेटाबेस में हो, ऑनलाइन गवर्नमेंट के पास वो डेटा पड़ा हो। जितना भी टीबी के केसेस हैं, कौन कितने रिकवर कर गए हैं, कितने अभी भी बीमार है, किनको कितनी दवाइयां जा रही हैं, वो सारा डेटाबेस होना चाहिए। वो सारा डेटाबेस एक ही प्लेटफॉर्म पे है और उस प्लेटफॉर्म का नाम है निक्षय सिस्टम, राइट। सो इट इज एन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम दैट एक्ट्स लाइक वन स्टॉप सोल्यूशन। ठीक है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर मैनेजिंग पेशेंट्स। पेशेंट मैनेज करने का भी तरीका यही होगा, क्योंकि पेशेंट्स का सारा डेटा, पूरे इंडिया के पेशेंट्स का डेटा यहां पे होगा, राइट। पेशेंट मैनेजिंग पेशेंट्स इंफॉर्मेशन, मॉनिटर प्रोग्राम एक्टिविटी, मतलब कि आपने जो स्टेप्स लिए हैं उनका क्या इफेक्ट आ रहा है, आप उसे कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहे हो, वो भी आप निक्षय के थ्रू कर सकते हो। एंड परफॉर्मेंस ऑल ओवर द कंट्री, right? Then it is developed and maintained by Central TB Division. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर एक आपने डिवीजन बनाई है, सेंट्रल टीबी डिवीजन। तो वो मेंटेन करती है निक्षय सिस्टम इन कोलैबोरेशन विद एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ये आपके टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेट संभालती है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संभालती है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। तो इसके कोलैबोरेशन के साथ और डब्ल्यूएचओ के इंडिया ऑफिस के साथ मिलके जो सेंट्रल टीबी डिवीजन है वो निक्षय सिस्टम चलाता है। ऑलराइट, अच्छा, निक्षय सिस्टम के साथ साथ आपने निकाला है निक्षय पोषण योजना। अब निक्षय पोषण योजना क्या है? निक्षय पोषण योजना एक स्कीम है जिसके तहत आप ना फाइनेंशियली सपोर्ट करते हो टीबी पेशेंट्स को फॉर देयर न्यूट्रिशन। बहुत सारे टीबी पेशेंट्स इंडिया में गरीब हैं, तो उनका खर्चा काफी ज्यादा हो जाता है टीबी की दवाइयों में वगैरह वगैरह। तो ये जो गरीब पेशेंट्स है ना, इनकी न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए आप इन्हें फाइनेंशियली हेल्प करते हो, राइट। तो इनके न्यूट्रिशन को देखने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसे से हेल्प कर रही है इन लोगों को, और वो स्कीम का नाम है निक्षय पोषण योजना। ऑलराइट, और कुछ इनिशिएटिव्स देख लेते हैं। एक इनिशिएटिव, एक कैंपेन निकाला था, टीबी हारेगा देश जीतेगा प्रोग्राम। ठीक है, दिस कैंपेन हैज 3 स्ट्रॉन्ग पिलर्स। एक बारी देख लेते हैं कौन से 3 स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं। क्लिनिकल अप्रोच फॉलो करनी है, पब्लिक हेल्थ कंपोनेंट स्ट्रांग होना चाहिए, एंड एक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, लोगों की तरफ से पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा होनी चाहिए। ऑलराइट, इट एम्स टू इंप्रूव एंड एक्सपैंड, इट्स नॉट एंड एक्सपैंड द रीच ऑफ टीबी केयर सर्विसेज अक्रॉस द कंट्री बाय 2022। तो टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन में क्या है कि टीबी गवर्नमेंट की तरफ से जो टीबी की ट्रीटमेंट की सर्विसेज हैं, केयर की सर्विसेज हैं, वो 2022 तक सबको पहुंच जाए, यूनिवर्सली पहुंच जाए, इवन रिमोट एरियाज में भी पहुंच जाए। ऑलराइट, नेशनल टीबी प्रेवलेंस सर्वे होता है एक, ये भी डेटा कलेक्ट करने का एक सर्वे है। देन एक सक्षम प्रोजेक्ट है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट तो नहीं है सक्षम प्रोजेक्ट, बट ये किसका है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। ये पता क्या प्रोवाइड करते हैं? बहुत सारे टीबी के पेशेंट्स, बिकॉज उन्हें टीबी हो जाता है ना, तो डिप्रेशन से, मेंटल हेल्थ इश्यूज से जूझते हैं, तो उनकी काउंसलिंग के लिए आपने ये सक्षम प्रोजेक्ट निकाला है, काउंसलिंग ऑफ टीबी पेशेंट्स। ठीक है, ये चीज है। अब हम आ जाते हैं कि रिपोर्ट में क्या दिया हुआ है, की हाइलाइट्स ऑफ रिपोर्ट। इसमें कुछ खास नहीं दिया हुआ है, सिर्फ रट्टे मारने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, तो फटाफट से उसे बस पढ़ लेंगे रिपोर्ट में क्या दिया हुआ है। ऑलराइट, ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर इन स्टेट टीबी इंडेक्स, स्टेट टीबी इंडेक्स निकाला है जिसमें हर स्टेट को रैंकिंग दी जाती है, तो उसकी स्कोर के हिसाब से, उस रैंकिंग के हिसाब से गुजरात, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश आर द टॉप 3 स्टेट्स हु आर परफॉर्मिंग वेल विद रिस्पेक्ट टू टीबी। Alright, then tobacco consumption among TB patients is rising. Tobacco consumption बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि टोबैको की वजह से बहुत सारे लोगों को टीबी हो रहा है। टोबैको कंजम्पशन की वजह से रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स होती हैं, जिससे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं टोबैको स्मोक करने वाले लोग, टीबी हो जाए उन्हें,
राइट? तो इसीलिए ये भी लिखा हुआ है 8% ऑफ टीबी केसेस आर एट्रीब्यूटेड टू टोबैको यूज, नॉट टीबी यूज, टोबैको यूज। ऑलराइट, तो 8% केसेस जो टीबी के आ रहे हैं वो टोबैको वालों के आ रहे हैं। देन टीबी पेशेंट्स विद लिविंग विद एचआईवी, वो टीबी पेशेंट्स जिनको एचआईवी भी हुआ है, सबसे ज्यादा वल्नरेबल ग्रुप है। जितने भी टीबी पेशेंट्स हैं उसमें सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं टीबी पेशेंट्स विद एचआईवी, ठीक है, आर द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप एंड हेंस WHO ले स्पेशल एम्फेसिस ऑन देम। ठीक है, WHO कहता है सबसे ज्यादा केयर की जरूरत इन एचआईवी वाले टीबी पेशेंट्स की है। इंडिया अकाउंट्स फॉर 9% ऑफ ऑल एचआईवी एसोसिएटेड टीबी डेथ्स इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जितनी भी टीबी डेथ्स हो रही है ना, एचआईवी टीबी डेथ्स मतलब वो टीबी से जिनकी डेथ हो रही है जिनको एचआईवी भी है। पूरे वर्ल्ड में जितनी भी डेथ्स हो रही है एचआईवी टीबी, उसमें से 9% शेयर इंडिया का है। इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट शेयर है। क्लियर? एंड लास्ट, 20% ऑफ ऑल टीबी केसेस इन इंडिया आल्सो सफर फ्रॉम डायबिटीज, उनको डायबिटीज भी है। और कुछ हैं पॉइंट्स, 4 लाख नोटिफाइड टीबी पेशेंट्स इन 2019 इन इंडिया, विच इज अ 14% इंक्रीज फ्रॉम 2018। 2018 के मुकाबले 14% ज्यादा पेशेंट्स आए हैं टीबी के। प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन डायग्नोज्ड विद टीबी इंक्रीज टू 8% इन 2019 कंपेयर टू 6%। मतलब 2019 में ज्यादा बच्चों को टीबी हुआ है। राइट? प्राइवेट सेक्टर नोटिफिकेशंस हैव इंक्रीज्ड। होता क्या है कि टीबी किस किस को है उसका डेटा प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, राइट? गवर्नमेंट को गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ही डेटा प्रोवाइड कर पा रहे हैं। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको टीबी हो जाता है, वो प्राइवेट के पास चले जाते हैं। तो प्राइवेट पार्टीज भी, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी गवर्नमेंट को नोटिफाई करना शुरू कर दें तो गवर्नमेंट अच्छे से मॉनिटर कर पाएगी कि किन किन को टीबी हो रखा है। तो अभी इस रिपोर्ट ने बताया कि प्राइवेट नोटिफिकेशन भी इंक्रीज हो गई है। ऑलराइट, देन देयर इज रिडक्शन इन नंबर ऑफ मिसिंग केसेस। बहुत बारी ऐसा होता है कि WHO कहता है इंडिया में इतने टीबी पेशेंट्स हैं, इंडिया जब सर्वेलेंस करता है तो इंडिया के कम पेशेंट्स मिलते हैं। तो ये जो बीच का गैप है इसे हम कहते हैं मिसिंग पेशेंट्स, जो आप रिकॉर्ड ही नहीं जिनका लेके आ पा रहे हैं, वो पर उनका रिकॉर्ड नहीं है आपके पास। तो मिसिंग पेशेंट्स के बिना मिसिंग केसेस के नंबर कम हो गया, पहले मिसिंग केसेस ज्यादा होते थे। एंड दूसरी जो अच्छी न्यूज है वो ये है, एक्सपेंशन ऑफ ट्रीटमेंट सर्विसेज हैज रिजल्टेड इन a 12% improvement in the treatment success rate of notified patients. Treatment success rate, पहले क्या होता था, जिनको टीबी होता था 2018 में 69% पेशेंट सक्सेसफुल होता था उनका ट्रीटमेंट, अभी 81% पे जा चुका है। तो जितने लोगों को टीबी हो रहा है ज्यादा लोग ठीक हो रहे हैं। ऑलराइट, तो इसी के साथ हमारा खत्म होता है एनुअल टीबी रिपोर्ट। ओके, चलिए अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम। अब ये जो स्कीम है ना वो निकाली है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये स्कीम लेके आया है और इस स्कीम का पर्पस पता क्या है? इस स्कीम का पर्पस ये है कि इंडिया में साइंटिफिक रिसर्च बहुत ज्यादा बढ़ जाए। बट रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए ना आपको दो चीजें चाहिए। एक आपको चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, लैब्स, इक्विपमेंट्स वगैरह बहुत चाहिए, और एक आपको चाहिए क्वालिफाइड पर्सनल, जो लोग क्वालिफाइड है, रिसर्चर्स वगैरह, साइंटिस्ट वगैरह। मेक सेंस? तो ये जो स्कीम होगी ना एक्सेलरेट विज्ञान स्कीम, ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करेगी और ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि रिसर्चर साइंटिस्ट बढ़ाएगी बहुत ज्यादा, और लोगों में भी जो स्टूडेंट्स हैं साइंस के उनमें भी बहुत ज्यादा मोटिवेशन पैदा करेगी कि वो साइंस की फील्ड या रिसर्च की फील्ड को टेकअप करें। ऑलराइट, नाउ इस स्कीम से रिलेटेड दो जगह पे न्यूज आई है, हम वो दोनों जगहों की न्यूज को देख लेंगे। एक तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये जो वेबसाइट है इसमें न्यूज आई है, और राज्यसभा टीवी का जो एक शो आता है साइंस मॉनिटर उसमें इससे रिलेटेड न्यूज आई है। ऑलराइट, नाउ मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो टॉपिक है ना एक्सेलरेटेड विज्ञान स्कीम, इसमें कोई कॉन्सेप्चुअल कुछ भी नहीं है, ज्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं है, इसमें बस रट्टे लगाने के लिए थोड़े से पॉइंट्स दिए हुए हैं। राइट, तो एक बारी हम क्या करेंगे, इस स्कीम में जो जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, जो जो इंफॉर्मेशन प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने दी है वो बस एक बारी रीड आउट कर लेंगे। समझने वाला इसमें कुछ खास नहीं है, आपको जब इसके नोट्स मिलेंगे तो आपने नोट्स एक बारी बस रिवाइज करने हैं। क्लियर? तो एक बारी देख लेते हैं स्कीम में है क्या क्या। ऑलराइट, सबसे पहले ये जो स्कीम दी है ना, ये दी है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अच्छा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बोर्ड है जिसे हम कहते हैं साइंस एंड इंजीनियरिंग बोर्ड। दैट इज वाई कई जगहों पे आपको दिखेगा DST, साइंस एंड इंजीनियरिंग बोर्ड। क्लियर? तो साइंस एंड इंजीनियरिंग बोर्ड जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसने ये स्कीम लॉन्च करी है। ओके, चलिए
has launched this scheme to strengthen scientific research mechanisms in the country. Make sense? चलिए, ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का? ये ऑब्जेक्टिव प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने अपनी वेबसाइट पे दिया। ऑब्जेक्टिव क्या है? एग्जैक्टली जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ऑब्जेक्टिव दिया ना, वही लिखा हुआ है यहां पे। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू गिव मोर थ्रस्ट ऑन एनकरेजिंग हाई एंड साइंटिफिक रिसर्च and preparing scientific manpower, वही human resources, which can lead to research careers and knowledge based economy. ज्यादा से ज्यादा अपने human resources को डेवलप करना है, researchers को डेवलप करना है, students of science and technology को डेवलप करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा रिसर्च हो। विजन क्या है इसका? To expand the research base with 3 broad based goals. 3 broad based goals है। वो 3 goals क्या है? एक, कंसोलिडेशन एंड एग्रीगेशन ऑफ ऑल साइंटिफिक प्रोग्राम्स। जितने भी कंट्री में साइंटिफिक प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनकी कंसोलिडेशन हो, एक जगह पे रखे जाएं वो, ठीक है, कोऑर्डिनेशन हो बहुत ज्यादा। देन इनिशिएटिंग हाई एंड ओरिएंटेशन वर्कशॉप्स, वो वर्कशॉप्स जहां पे बडिंग साइंटिस्ट, बडिंग रिसर्चर्स की वर्कशॉप्स रखी जाएंगी ताकि उन्हें ट्रेन किया जा सके कि रिसर्च कैसे करनी है अच्छे से। इंटरनेशनल एक्सपीरियंस से सीख के उन्हें ट्रेन किया जाएगा रिसर्च के लिए। एंड क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर रिसर्च इंटर्नशिप्स, नए साइंटिस्ट जो अभी पीएचडी स्टूडेंट्स हैं या जो मास्टर्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए रिसर्च इंटर्नशिप्स प्रोवाइड की जाए। रिसर्च इंटर्नशिप्स फॉर दोज हु डू नॉट हैव एक्सेस टू सच रिसोर्सेज एंड फैसिलिटीज। इंडिया में बहुत सारे ऐसे दिमाग वाले लोग हैं जिनके पास एक्सेस नहीं है लैब का या गाइड का, राइट, कोई मेंटरशिप का भी प्रोग्राम नहीं है, तो वो उन लोगों को रिसर्च के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, मेंटरशिप प्रोवाइड करेगा। ऑलराइट, ये विजन है। नाउ की कंपोनेंट्स क्या है? इसका एक कंपोनेंट है अभ्यास प्रोग्राम। अब अभ्यास प्रोग्राम क्या करेगा? इट इज एन अटेम्प्ट टू बूस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द कंट्री बाय एनेबलिंग एंड ग्रूमिंग पोटेंशियल पीजी पीएचडी स्टूडेंट्स। तो अभ्यास प्रोग्राम का काम क्या होगा? जो पोटेंशियल पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट ही, या जो पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, उनको नर्चर किया जाएगा, उनको ट्रेन किया जाएगा। क्लियर? स्टूडेंट्स बाय मींस ऑफ डेवलपिंग देयर रिसर्च स्किल्स इन सेलेक्टेड एरियाज अक्रॉस डिफरेंट डिसिप्लिन्स एंड फील्ड्स। तो डिफरेंट फील्ड्स के जो पोस्ट ग्रेजुएट, मास्टर्स के या पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, उनको डेवलप किया जाएगा, रिसर्च स्किल रिफॉर्म की जाएगी। अब इस अभ्यास प्रोग्राम के ही 2 कंपोनेंट हैं। एक का नाम है कार्यशाला। कार्यशाला में क्या होगा? हाई एंड वर्कशॉप्स रखी जाएंगी। उन वर्कशॉप्स में इन पोस्ट ग्रेजुएट या पीएचडी स्टूडेंट्स को ट्रेन किया जाएगा। और दूसरा है वृत्तिका। वृत्तिका में इंटर्नशिप्स दी जाएंगी इन्हें। क्लियर? चलिए, दूसरा है सम्मोहन प्रोग्राम। अब सम्मोहन प्रोग्राम के भी 2 कंपोनेंट हैं। एक तो है संयोजिका। It is an open-ended program to catalog the capacity building activities in science and technology supported by all government funding agencies in the country. Now, जितनी भी कंट्री में रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रही है ना, बहुत सारी ऐसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है जिसे गवर्नमेंट फंड करती है। तो गवर्नमेंट जिन रिसर्च प्रोजेक्ट्स को फंड कर रही है ना, उसका एक डेटा होना चाहिए, सेंट्रल डेटाबेस होना चाहिए जहां पे सारी इंफॉर्मेशन दी जाए। वो डेटाबेस प्रोवाइड करेगा संयोजिका। ठीक है, ओपन एंडेड प्रोग्राम जो कैटलॉग करेगा, लिस्ट डाउन करेगा। देन दूसरा है संगोष्ठी। संगोष्ठी, इट इज अ प्री एग्जिस्टिंग प्रोग्राम अंडर साइंस एंड इंजीनियरिंग बोर्ड। और ये क्या करता है? संगोष्ठी प्रोग्राम में क्या होता है? वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज की जाती हैं। तो ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोग्राम है संगोष्ठी, साइंस एंड इंजीनियरिंग बोर्ड के अंडर, जो वर्कशॉप्स कमिट करेगा, कंडक्ट करेगा। और लास्ट है एन इंटर मिनिस्टीरियल ओवरसीइंग कमिटी। एक इंटर मिनिस्टीरियल कमिटी बनाई जाएगी जो कोऑर्डिनेट करेगी एक्टिविटीज डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की, इन्वॉल्विंग ऑल द साइंटिफिक मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स, हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस ऑफ सपोर्टिंग सर्ब इन द इंप्लीमेंटिंग ऑफ दिस एवी स्कीम। ठीक है, ये स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए आपने एक इंटर मिनिस्टीरियल ग्रुप बनाया, IMOAC, इंटर मिनिस्टीरियल ओवरसीइंग कमिटी। मेक सेंस? ठीक है, तो इसी के साथ हमारा खत्म होता है सारे के सारे करंट अफेयर्स विद रिस्पेक्ट टू दिस वीक। हाँ, एक टॉपिक हमारा रह गया, वो था कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने कुछ नए वेपन्स ऑर्डर करे हैं फॉर बॉर्डर डिफेंस, बॉर्डर पे डिफेंस करने के लिए, राइट। अब उससे रिलेटेड ना कई और डेवलपमेंट्स हो रही हैं साथ साथ। प्लस एक न्यूज ये आई है कि अगले 2 दिनों में ना डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल और नए वेपन्स की लिस्ट निकालेगी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अक्वायर करना चाहेगी। इसीलिए हमने ये सोचा है कि ये जो टॉपिक है जिसमें हम डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के वेपन सिस्टम को स्टडी करेंगे,
वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ऑलराइट, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही होगा। मेक सेंस? अच्छा, अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी अभी तक डाउट्स हैं तो प्लीज राइट दोस डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और हां, कमेंट सेक्शन में लिखने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन भी देता हूं। ऑलराइट, चलो अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होगा, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो प्रीलिम्स फॉर्मेट का एक क्वेश्चन कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस लेक्चर। ऑलराइट, नाउ द क्वेश्चन इज Which of the following statements is are correct? कौन सी statements are correct? दो statement दी जाएंगी। Statement number 1, CPT. CPT stands for convalescent plasma therapy, जो आज हमने पढ़ा है। Convalescent plasma therapy is a case of active immunity. ठीक है, ये एक्टिव इम्यूनिटी का एक एग्जांपल आज हमने करा है ना, एक्टिव या पैसिव इम्यूनिटी। तो कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी इज अ केस ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। स्टेटमेंट 2, वैक्सीन्स आर अ केस ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। वैक्सीन्स पैसिव इम्यूनिटी का एक एग्जांपल है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन बिलो। कौन सी स्टेटमेंट सही है? ठीक है, A, 1 only, सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। B, 2 only, C, both statements are correct, D, none of the statements are correct. Alright, जो भी आपका आंसर होगा, please write the answer in the comment section below along with the doubts you have with respect to this lecture. Alright, I am eagerly waiting for your answers. Why? Because मैं जानना चाहता हूं आपकी अटेंशन कांस्टेंट थी इस वीडियो में या बीच में वेवर्ड हुई थी या नहीं हुई थी। राइट, सो आई वांट टू नो कि आपको ये लेक्चर समझ आया है, और दूसरी चीज मैं जानना चाहता हूं कि आपका अटेंशन स्पैन कैसा रहा है। All right, so I'll see you next time with more stuff on science and technology. Thank you.